वीएस नॉवल वर्ल्ड में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी आपको नए सफ़र पर ले जाती है। आनंद लीजिए और कहानियों की दुनिया में खो जाइए। चलिए अब शुरू करते हैं। मीरा ने ये सुनकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। उसने अंजलि की ओर देखा और कहा, हम क्या बड़े भाई की बराबरी कर सकते हैं। शेखर ने विश्वविद्यालय से स्नातक होने के 2 साल बाद नौकरी की। फिर उसने अपना व्यवसाय शुरू किया। उसकी संपत्ति 1 करोड़ रुपए से अधिक हो चुकी थी और वह रत्न भंडार क्षेत्र के सबसे बेहतरीन इलाके में रहता था। वह ऑडी चलाता था, पश्चिमी खाना खाता था और रेड वाइन पीता था। अब जब उसके भाई की शादी हो रही थी तो उसने 1,000 रुपए का लिफाफा दिया। हालांकि यह उसकी दोनों बहनों द्वारा दिए गए से अधिक था, पर उसकी वित्तीय स्थिति के हिसाब से 1,000 रुपए न तो बहुत कम थे और न ही बहुत ज्यादा। दूसरी ओर मीरा और अंजलि की स्थिति शेखर से कहीं ज्यादा खराब थी। हालांकि मीरा के पास 3 लाख रुपए वार्षिक वेतन वाली नौकरी थी, लेकिन नौकरी पर 1 महीने से भी कम काम करने के बाद उसे अस्पताल में रहना पड़ा। उसके मन में 500 रुपए देने की इच्छा थी, लेकिन अंजलि की स्थिति को देखते हुए उसने केवल 300 रुपए दिए। अंजलि ने यह सुनकर मन ही मन सोचा कि यह सच है, इसलिए उसने इस पर कोई बहस नहीं की। खाना सुबह 11:30 बजे शुरू हुआ और नव्या को पहले से ही बहुत भूख लगी थी। सौभाग्य से उनकी मेज बच्चों से भरी थी, इसलिए उन्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। जैसे ही व्यंजन परोसे गए, नव्या सबसे पहले अपनी चॉपस्टिक्स उठाने वालों में से थी। उसी समय कपिल दक्षिण बस्ती के मोड़ पर हिचकिचाहट के साथ आगे पीछे टहल रहा था। प्रोडक्शन टीम में घुसने और मैनेजर होने का नाटक करने के विचार से ही उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वह डर नहीं रहा था, पर घबराए बिना भी नहीं रह सका। कुछ ही देर बाद एक काली मर्सिडीज बेंज वैन तेजी से दूर से आती दिखी। इससे पहले कि कपिल प्रतिक्रिया कर पाता, गाड़ी उसके सामने आकर रुक गई। गाड़ी का दरवाजा खुला। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कपिल की ओर हाथ हिलाया। कपिल भाई, अंदर आओ। कपिल दंग रह गया। वह सामने खड़ी इस शानदार गाड़ी पर अपनी नजरें डाले बिना नहीं रह सका। कुछ देर बाद वह भौचक्का होकर कार में बैठ गया। यह आपके परिवार की गाड़ी है। कपिल ने पहले कभी बेंज में सफर नहीं किया था और वह थोड़ा उत्साहित लग रहा था। प्रिया मुस्कुराई और सिर हिलाया। फिर उसने एक शॉपिंग बैग लिया और कपिल को पकड़ाया। कपिल भाई, मैंने तुम्हारे लिए कपड़े का एक सेट खरीदा है। जब हम वहां पहुंचेंगे तो गाड़ी में ही बदल लेना। इससे पहले कि कपिल कोई प्रतिक्रिया कर पाता, प्रिया ने एक और शॉपिंग बैग उसके हाथों में थमा दिया। इसमें जूते भी हैं। कपिल ने दोनों शॉपिंग बैग्स को गले लगाया और भ्रम में आंखें झपकाईं। अंत में उसने शर्मिंदा होकर कहा, कोई जरूरत नहीं है। मैंने नए कपड़े पहने हैं। कपिल ने जो कपड़े पहने थे वे नए कपड़े थे जो उसने कुछ समय पहले खरीदे थे। उसने उन पर केवल 100 रुपये से अधिक खर्च किए थे और शुरू में वह उन्हें पहनना नहीं चाहता था। लेकिन चूंकि वह उस दिन प्रोडक्शन टीम में जा रहा था और अपनी देवी से मिलने की संभावना थी, इसलिए उसने नए कपड़े निकाले और बदल लिए। उसने उम्मीद नहीं की थी कि प्रिया भी उसके लिए नए कपड़े खरीदेगी। जो मैंने खरीदे हैं वो पहनो। मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पर चुने हैं। साइज गलत नहीं होना चाहिए। प्रिया मुस्कुराई और बोली, सभी मैनेजरों को थोड़ा ज्यादा औपचारिक कपड़े पहनने पड़ते हैं। तुम्हें कोई अनुभव नहीं है, इसलिए तुम्हें अपने रूप से दूसरों को प्रभावित करना होगा। ये सुनकर कपिल सिर हिला सका। हालांकि उसके शरीर पर कपड़े नए थे, लेकिन पहली नजर में वे खासतौर पर सस्ते लग रहे थे और स्टाइल बहुत आरामदायक था। क्या तुम्हें अभी भी याद है जो मैंने तुम्हें बताया था? प्रिया ने उसकी ओर देखकर पूछा। ये सुनकर कपिल ने जल्दी से सिर हिलाया। मुझे याद है। कम बोलो और ज्यादा देखो। प्रिया मुस्कुराई। चूंकि यह मेरा भी पहला अभिनय है, मुझे अनुभव नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा बोलकर ज्यादा गलतियां नहीं करना चाहती। हम दोनों कम से कम बात करेंगे और देखेंगे कि दूसरे कैसे करते हैं। ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारे लिए कोई गड़बड़ी न हो, कपिल ने गंभीर भाव से कहा। ये देखकर कि कपिल का पूरा शरीर अकड़ा हुआ है, प्रिया जान गई कि वह घबराया हुआ है। उसने तुरंत उसे सांत्वना दी, इतना घबराओ मत। प्रोडक्शन टीम व्यस्त है। कोई भी तुम्हें नोटिस नहीं करेगा। आराम से रहो। कपिल ने गहरी सांस ली और धीरे से सिर हिलाया। जब वे प्रोडक्शन टीम के पास पहुंचे तो प्रिया सबसे पहले गाड़ी से उतर गई। कपिल ने जल्दी से कार में अपने कपड़े बदले और फिर दरवाजा खोलकर बाहर निकला। ये सच था कि लोग कपड़ों पर भरोसा करते हैं। प्रिया ने उसके लिए एक काला आरामदायक सूट खरीदा था। अंदर जो मैच किया गया था वह शर्ट नहीं, बल्कि एक सफेद टी शर्ट थी। यह न तो बहुत औपचारिक था और न ही बहुत आरामदायक। काले रंग ने कपिल में थोड़ी स्थिरता का भाव जोड़ दिया। जब वह मुस्कुराता नहीं था तो वह एक मैनेजर जैसा दिखता था। कपिल ने पहले कभी इस तरह के कपड़े नहीं पहने थे। हालांकि उसने सोचा कि वह अच्छा लग रहा है, पर वह थोड़ा असहज महसूस किए बिना नहीं रह सका। वह ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद को ढाल नहीं पा रहा है। सौभाग्य से प्रिया बहुत संतुष्ट थी और मुस्कुराते हुए कपिल की ओर सिर हिलाया।
चूंकि यह एक युवा नाटक था, पहला दृश्य देवपुरी शहर के एक जिले में आयोजित किया गया था। प्रोडक्शन टीम में बहुत सारे लोग थे। जैसा कि प्रिया ने कहा था, किसी के पास भी रुककर दूसरों को घूरने का समय नहीं था। विभिन्न विभागों के लोग फिल्म की शुरुआत के लिए तैयारी कर रहे थे। ये देखकर कपिल की घबराहट वाली भावनाएं अंत में थोड़ी शांत हुईं। प्रिया, उसी क्षण एक छोटे बालों वाली महिला, जिसके गले में वकपास लटका हुआ था, ने प्रिया को देखा और तेजी से उसे हाथ हिलाया। ये व्यक्ति इस नाटक की सहायक निर्देशक ऐती थी। उसने कास्टिंग के दौरान प्रिया को देखा था। चूंकि वह निर्देशक विवेक द्वारा नियुक्त तीसरी महिला मुख्य कलाकार थी, इसलिए ऐती पर प्रिया का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रिया समूह की बेटी थी और समूह इस नाटक का निवेशक था। जब प्रिया ने ऐती को देखा, तो वह जल्दी से मुस्कुराई और उसका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ी। ये देखकर कपिल भी बिना कुछ कहे तेजी से उसके पीछे चल दिया। निर्देशक विवेक अभी तक यहाँ नहीं आए हैं। सामने अभिनेताओं के लाउंज में जाओ और थोड़ी देर आराम करो। ऐती उन बुरे स्वभाव वाले निर्देशकों जैसी नहीं थी। वह धीरे से बोली और चिंता से पूछना नहीं भूली, क्या तुमने दोपहर का खाना खा लिया है? मैंने खा लिया है, धन्यवाद ऐती दीदी, प्रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ऐती मुस्कुराए, तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारा पहला दृश्य आज दोपहर 3 या 4 बजे के आसपास होगा, इसलिए कोई जल्दी नहीं है। तुम पहले देख सकती हो कि सीनियर कैसे अभिनय करते हैं। प्रिया ने धीरे से सिर हिलाया और अनजाने में व्यस्त दृश्य पर नजर डाली। फिर उसने सावधानी से पूछा, ऐती दीदी, क्या तारा यहाँ है? वह यहाँ है, लेकिन उसका अपना लाउंज है। तुम्हें फिल्मांकन से पहले उसे देखने को नहीं मिलेगा, ऐती ने कहा और प्रिया के कंधे पर थपथपाया। पहले लाउंज में जाओ, मैं पहले व्यस्त होती हूँ। लाउंज अस्थायी रूप से बनाया गया था। पुरुष और महिलाएं अलग थे। हालांकि यह अपेक्षाकृत विशाल था, आंतरिक सज्जा बल्कि साधारण थी। कुछ अभिनेत्रियों के आवश्यक मेकअप दर्पणों के अलावा, वहां केवल कुछ सोफे थे। उस पल, लाउंज में पहले से ही काफी लोग थे। अभिनेता ज्यादा नहीं थे, लेकिन हर किसी के साथ कुछ सहायक थे। कुछ ज्यादा प्रसिद्ध लोग तो अपने मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट को भी लाए थे, जिससे कमरा भर गया था। एक नवागंतुक के रूप में, प्रिया स्वाभाविक रूप से किसी को नहीं जानती थी। जब वह दिखाई दी, तो सभी ने सहज रूप से उसे देखा और फिर शांति से नजर हटा ली। कितने सारे सितारे हैं, कपिल ने प्रिया के बगल में धीमी आवाज में कहा, लेकिन उसने दूसरों को बहुत खुल्लम खुल्ला देखने की हिम्मत नहीं की। वह केवल अपनी आंखों के कोने से उन्हें देख सकता था। प्रिया, दूसरी ओर, बहुत शांत थी। ये लोग बिल्कुल भी सितारे नहीं माने जाते थे। उसके साथ ऐसे अस्थायी लाउंज में जगह बनाने में सक्षम होने के लिए, उनमें से ज्यादातर गुमनाम अभिनेता थे। उनमें से कुछ परिचित लग रहे थे, लेकिन वह उनके नाम याद नहीं कर पा रही थी। तारा ही असली बड़ा सितारा थी, एक ए-लिस्ट हस्ती। ये सोचकर कि वह आज उसे व्यक्तिगत रूप से देख पाएगी, प्रिया उत्साहित हुए बिना नहीं रह सकी। दोनों ने एक कोना ढूंढा और बैठ गए। प्रिया ने स्क्रिप्ट निकाली और फिर से पढ़ने लगी। कपिल चुप रहा, चुपचाप अपने आसपास के लोगों का अवलोकन करता रहा। कपिल भाई, नव्या ने कहा था कि उसके पास मई दिवस की योजनाएं हैं। क्या तुम्हें पता है कि वह कहाँ गई? प्रिया ने अचानक सिर उठाया और पूछा। ये सुनकर कपिल ने सिर हिला दिया। मुझे नहीं पता, पर उसके मामा की शादी है आज। वह शायद अभी शादी में शामिल हो रही होगी। मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हो रहा है। हालांकि, ये सुनकर प्रिया ने बेबसी से सिर हिला दिया। उसी क्षण, लाउंज में हंगामा हुआ। दोनों चौंक गए और फिर सहज रूप से सिर उठाया। 20 साल की शुरुआत में एक लड़की लाउंज में चली आई और 4 सहायकों से घिरी हुई थी। वह लड़की लंबी थी और उसके हल्के सुनहरे रंग के लंबे बाल थे, जिससे वह बहुत फैशनेबल और प्यारी लग रही थी। उसमें एक सितारे का अद्वितीय स्वभाव था, लेकिन उसके सुंदर चेहरे पर थोड़ा गर्व था। वह सीधे आगे देख रही थी, लेकिन वह अपनी आंखों के कोने से दूसरों को तिरस्कार से नाप रही थी। हिमानी, प्रिया की आंखें चमक उठी और वह उत्साहित लग रही थी। हालांकि हिमानी एक ए-लिस्ट अभिनेत्री नहीं थी, फिर भी वह एक स्थिर बी-लिस्ट अभिनेत्री थी। उसने एक बाल कलाकार के रूप में शुरुआत की और कई लोकप्रिय टेलीविजन नाटकों में अभिनय किया। देश में लगभग हर कोई उसे जानता था। सबसे महत्वपूर्ण बात, हिमानी के पास अभिनय का समृद्ध अनुभव था और उसके कौशल उत्कृष्ट थे। तारा अभी अभी टेलीविजन स्क्रीन पर लौटी थी और इसके साथ ही, विभिन्न मनोरंजन एजेंसियां जानती थीं कि यह नाटक लोकप्रिय होगा। उन सभी ने इस नाटक में दूसरी महिला मुख्य कलाकार के लिए लड़ाई लड़ी और प्रतियोगिता बहुत भयंकर थी। अंत में, निर्देशक विवेक ने खुद हिमानी को चुना। वह थोड़ी गर्वित थी, लेकिन हिमानी के पास पूंजी थी। हिमानी दर्पण के सामने कुर्सी पर बैठ गई। मेकअप आर्टिस्ट ने जल्दी से उसके मेकअप को ठीक किया, जबकि उसकी सहायक चौकस थी और उसे पानी पकड़ा रही थी और फल खिला रही थी। क्या हिमानी का भी अपना लाउंज नहीं है? कपिल ने आश्चर्य में फुसफुसाया। प्रिया ने पहले ही इस मामले के बारे में पूछ लिया था। उसने तुरंत समझाया, निर्देशक विवेक के नाटक में हर कोई एक साझा लाउंज का उपयोग करता है। इस बार महिला मुख्य कलाकार तारा है, इसीलिए यह एक विशेष अपवाद है।
ये सुनकर कपिल ने समझदारी से सिर हिलाया। जैसे ही हिमानी के आगमन से हुआ हंगामा शांत हुआ था, स्टेज सुपरवाइजर तेजी से लाउंज में चला आया। पहला दृश्य जल्द ही फिल्माया जाएगा। सहायक अभिनेता, जल्दी से दृश्य पर आ जाओ। फिर उसने हिमानी से कहा, हिमानी जी, आपका दूसरा दृश्य है, तैयार हो जाए। इससे पहले कि हिमानी जवाब देती, उसके मैनेजर ने उसके लिए सिर हिलाया। समझ गए। सभी एक मधुमक्खियों के झुंड की तरह बाहर निकल पड़े। इस बात की परवाह किए बिना कि पहले दृश्य का उनसे कोई लेना देना था या नहीं, वे सभी उत्साहित थे। प्रिया और कपिल भी अपवाद नहीं थे। वे किसी और कारण से नहीं, बल्कि तारा को देखने के लिए लाउंज से बाहर निकल गए। पलक झपकते ही मूल रूप से भीड़ भाड़ वाले लाउंज में केवल हिमानी और उसकी टीम रह गई थी। काले सूट पहने पतले मैनेजर सुनील ने यह देखकर तिरस्कार में अपने होंठ दबाए। उसने धीमी आवाज में बड़बड़ाया, छे, मुझे नहीं पता कि क्या देखने लायक है। उन्होंने कभी दुनिया नहीं देखी। ये सुनकर मेकअप आर्टिस्ट ने हिमानी की भौहें खींचने में मदद करते हुए कहा, यह सही है। जब हमारी हिमानी ने शुरुआत की थी, तब वह कहीं नजर नहीं आती थी। बगल में निजी सहायक के चेहरे पर भी मजाक का भाव था। निजी तौर पर अफवाहें चल रही हैं कि तारा और निर्देशक विवेक का चक्कर चल रहा है। छह छह, कितना गंदा है। सच में, दूसरे आश्चर्यचकित दिखे। एक अन्य सहायक ने पूछा, क्या निर्देशक विवेक शादीशुदा नहीं है, इसलिए तो उनका चक्कर चल रहा है। उस व्यक्ति ने तिरस्कार में अपने होंठ सिकोड़े। चूंकि वह इतनी लोकप्रिय है, उसने एक से अधिक लोगों के साथ संबंध बनाए होंगे। सुनील ने उपहास किया, मैं सोच रहा था कि वह फिल्म उद्योग में क्यों नहीं रुकी और इसके बजाय विवेक के नाटक को स्वीकार क्यों किया। तो ये बात है। सभी हंसे और हिमानी के भाव को देखा। कोई भी तारा और विवेक के बारे में अफवाहें नहीं फैला रहा था। उन्होंने हिमानी को बेहतर महसूस कराने के लिए जानबूझकर ऐसा कहा। हर कोई जानता था कि हिमानी ने एक बाल कलाकार के रूप में शुरुआत की थी और पदानुक्रम के मामले में एक वरिष्ठ थी। हालांकि वह कभी भी अत्यधिक प्रसिद्ध नहीं हुई थी। अपनी उपस्थिति के कारण उसने ज्यादातर नाटकों में केवल दूसरी महिला मुख्य कलाकार के रूप में अभिनय किया। उसके लिए महिला मुख्य कलाकार की भूमिका पाना बहुत दुर्लभ था। कुछ साल पहले उसने आखिरकार एक महिला मुख्य कलाकार की भूमिका निभाई। उस समय पुरुष मुख्य कलाकार भी एक ए लिस्ट पुरुष सितारा था। पूरी टीम समझ गई थी कि यह हिमानी के लिए ए लिस्ट रैंकिंग में आगे बढ़ने का सबसे अच्छा अवसर हो सकता है। हालांकि जबकि उन्होंने शुरू में सोचा था कि वह जल्द ही प्रसिद्ध हो जाएगी, उसका नाटक संयोग से तारा के पहले नाटक से टकरा गया। तार्किक रूप से तारा उस समय एक नवागंतुक थी, इसलिए उसे हिमानी के नए नाटक को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करना चाहिए था। हालांकि कोई भी निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता था। जिस क्षण तारा का नाटक प्रसारित हुआ, रेटिंग में विस्फोट हुआ और वह रातों रात देश भर में प्रसिद्ध हो गई। हिमानी का नाटक ठप हो गया। प्रीमियर प्रसारण स्टेशन और निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। एक पल के लिए किसी ने भी हिमानी को महिला मुख्य कलाकार बनने के लिए कहने की हिम्मत नहीं की। संयोग से उस लोकप्रिय नाटक में महिला मुख्य कलाकार और दूसरी महिला मुख्य कलाकार दोनों प्रसिद्ध नहीं हुए। इसके बजाय केवल तीसरी महिला मुख्य कलाकार तारा प्रसिद्ध हुई। नतीजतन, हालांकि तारा ने हिमानी को पहले कभी नहीं देखा था, फिर भी वह कारण हिमानी और उसकी टीम द्वारा नफरत की गई। जैसे ही उसे तारा की खबर दिखती, हिमानी के भाव बहुत बुरे हो जाते थे। हालांकि वह बेबस थी। पिछले कुछ वर्षों में तारा की गति मजबूत रही है। उसने बार बार पुरस्कार प्राप्त किए और केवल 2 से 3 वर्षों में एक ए लिस्ट हस्ती बन गई। हिमानी उससे नफरत करती थी, लेकिन उसे सिर झुकाने के लिए मजबूर होना पड़ा। तारा से लोकप्रियता हासिल करने के लिए उसने दूसरी महिला मुख्य कलाकार की भूमिका के लिए लड़ाई लड़ी। हालांकि प्रोडक्शन टीम में प्रवेश करने से पहले हिमानी ने पहले ही खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया था कि आने वाले लंबे समय तक उसे उस चेहरे का सामना करना पड़ेगा जिससे वह अत्यधिक नफरत करती थी। वह कितनी भी नाराज क्यों ना हो, वह इसे दिखा नहीं सकती थी। और हालांकि हिमानी के भाव शांत थे, जब सभी बाहर भागे तो वह पहले से ही गुस्से से जल रही थी। ये देखकर सुनील ने चुपके से राहत की सांस ली, लेकिन वह उसे याद दिलाना नहीं भूला, कोई बात नहीं, जब तुम भविष्य में तारा को देखो तो तुम्हें अपनी शालीनता बनाए रखनी होगी। मुझे पता है, चिंता मत करो, हिमानी ने हल्के से कहा। आखिरकार वह इतने सालों से मनोरंजन मंडल में थी, वह इतनी निम्न स्तर की गलती कैसे कर सकती थी। एक और निजी लाउंज में लंबे हल्के हरे बालों वाली एक लड़की खिड़की के सामने आधी झुकी हुई थी, फोन से छेड़छाड़ कर रही थी। उस लड़की का उत्कृष्ट शरीर और एक उत्कृष्ट रूप था। उसकी त्वचा गोरी और चिकनी थी और उसकी थोड़ी उठी हुई लोमड़ी जैसी आंखें आलस्य से भरी थीं। उसकी नाक का पुल थोड़ा ऊंचा था और उसने अपने हल्के गुलाबी होंठ दबाए थे। उसके होंठ के कोने पर एक फीकी मुस्कान लटकी हुई थी। वह बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे किसी कॉमिक से बाहर निकली हो। कॉल कनेक्ट हो गई और तारा के होंठ ऊपर की ओर मुड़े। वह एक शानदार और आकर्षक मुस्कान के साथ खिल उठी। कबीर, मैं देवपुरी शहर में फिल्मांकन कर रही हूँ।
काम के बाद आज रात मुझे एक भोजन कराओ। फोन के दूसरे छोर पर कबीर मुस्कुराया और बेबसी से आह भरी। छोटी लोमड़ी, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आज रात मकाओ के लिए निकल रहा हूँ। तारा ने तुरंत मुस्कुराना बंद कर दिया और उसकी तेज लोमड़ी जैसी आंखें सिकुड़ गईं। किसके साथ? फोन के दूसरे छोर पर कबीर का स्वर जम गया। फिर वह हंसा। कोई नहीं, अयान और मैं। हालांकि वे एक दूसरे का सामना नहीं कर रहे थे, फिर भी कबीर थोड़ा अपराधी महसूस किए बिना नहीं रह सका। वह झूठ बोलने में कभी अच्छा नहीं था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि फोन के दूसरे छोर पर मौजूद व्यक्ति को मूर्ख बनाना इतना आसान नहीं था। जैसा कि अपेक्षित था, तारा ने यह सुनकर अपनी अभिव्यक्ति सीधी कर ली। उसने उसे निर्दयता से उजागर कर दिया। हंसने की कोशिश मत करो। मुझे सच बताओ, क्या तुम्हें पंथ प्रमुख मिल गया है? कबीर के जवाब देने का इंतजार किए बिना तारा ने जारी रखा। मैं अभी भी सोच रही थी कि तुम कियूसी के गरिमापूर्ण राजकुमार कियूसी में रहने के बजाय अचानक भारत क्यों आओगे। इसके अलावा तुम मुझसे मिलने भी नहीं आए। तुम सीधे देवपुरी शहर गए और अब तक नहीं निकले हो। तुम मुझसे कुछ छिपा रहे होगे। तारा का स्वर दृढ़ था और कबीर के कानों में इसने उसे और भी कमजोर महसूस कराया। वह प्राचीन पंथ के 12 गार्डों में 5वें स्थान पर थी। वह ज़ेड आंखों वाली लोमड़ी तारा थी। वास्तव में वह चतुर थी और फोन के माध्यम से बता सकती थी कि वह झूठ बोल रहा था। हालांकि वह कमजोर था, पंथ प्रमुख ने उसे किसी को न बताने का निर्देश दिया था। भले ही वह मोटी चमड़ी का हो, वह इसे स्वीकार नहीं कर सकता था। उसने केवल कबीर को सूखी हंसी हंसते हुए और शांत होने का नाटक करते हुए सुना। नहीं, नहीं, मैं तुमसे छिपाने की हिम्मत नहीं करूंगा, है ना? मुझे कुछ काम है। मैं मई दिवस के बाद वापस आऊंगा। मैं तब तुमसे आमने सामने माफी मांगूंगा, ठीक है? अंत में कबीर अपने लहजे को नर्म किए बिना नहीं रह सका। उसने इसे एक चर्चा में बदलने की कोशिश की। कृपा करके और मत पूछो। हालांकि कबीर जितना अधिक ऐसा था, तारा उतनी ही निश्चित थी। ये कबीर अकेले पंथ प्रमुख की कृपा पाना चाहता था, सिर्फ इसलिए कि वह पंथ प्रमुख को महसूस कर सकता था। और उसने उसे नहीं बताया। सपना देखना बंद करो, उसने उपहास किया और एक धमकी भरे स्वर में कहा, हाँ, अगर तुम मुझे सच नहीं बताते तो मैं महायाजक को बता दूंगी। मत करना। जब कबीर ने महायाजक शब्द सुना तो वह इतना हैरान हुआ कि उसे ठंडा पसीना आ गया। उसने जल्दी से कहा, यह मजाक नहीं है। अगर महायाजक को पता चला तो बाकी सब भी जान जाएंगे। एक बार जब वह घबरा गया तो कबीर खुद को उजागर कर देगा। तारा तुरंत जान जाती थी कि कबीर झूठ बोल रहा है या नहीं, वह सच कह रहा था। चूंकि यह पंथ प्रमुख का इरादा था, वह स्वाभाविक रूप से कुछ नहीं कहेगी। एक अधीनस्थ के रूप में, भले ही वह पंथ प्रमुख की पहचान के बारे में जिज्ञासु थी, उसने अपनी मर्जी से जांच करने की हिम्मत नहीं की। वह केवल चुपचाप पंथ प्रमुख के पहल करने और उसे बुलाने का इंतजार कर सकती थी। ठीक है, तो तारा ने आह भरी और कहा, तुम लोगों के पंथ प्रमुख के बगल में होने से मैं आश्वस्त हो सकती हूँ। मैं अगले कुछ महीनों के लिए देवपुरी शहर में फिल्मांकन कर रही हूँ। अगर पंथ प्रमुख को मेरी जरूरत हो तो मुझसे तुरंत संपर्क करना याद रखना। बेशक, कबीर मुस्कुराया, लेकिन उसे याद दिलाना नहीं भूला। याद रखना, पंथ प्रमुख के आदेशों के बिना तुम किसी को भी इस बारे में नहीं बता सकती, यहां तक कि महायाजक को भी नहीं। तारा ने मन ही मन आंखें घुमाई। मुझे पता है, मैं पंथ प्रमुख के आदेशों की अवज्ञा करने की हिम्मत कैसे करूंगी। कॉल काटने के बाद तारा ने गंभीर भाव से खिड़की से बाहर देखा। उसके सुंदर चेहरे के नीचे कोई नहीं जानता था कि वह कितनी भयानक थी। जब से वह छोटी थी, वह जानती थी कि वह एक असाधारण अस्तित्व है। हर बार जब वह खुद को आईने में देखती थी तो वह अनजाने में अपनी आंखों को टकटकी लगाकर देखती थी। जब तक एक दिन 8 साल की तारा ने आईने में अपनी आंखों को देखा जो काले से ज़ेड हरे में बदल गई थी। उसने अपने प्रतिबिंब पर हल्के से मुस्कुराया। कोई डर नहीं था, अकेले सदमा तो छोड़ ही दो। जब उसे अपना सच्चा स्वरूप मिला तो यह एक राहत थी। वह अपने दिल से जानती थी कि यह उसका असली स्वरूप था। 11 साल की उम्र में प्राचीन पंथ से कबीर ने उसे ढूंढा और उसने आखिरकार सीखा कि वह अलग क्यों थी। वह ज़ेड आंखों वाली लोमड़ी का पुनर्जन्म थी जो 12 प्राचीन गार्डों में 5वें स्थान पर थी। उसने अपने पिछले जीवन की क्षमताओं को भी विरासत में लिया था। 11 साल की तारा अपनी आंखों का रंग आजादी से बदल सकती थी। जब उसकी काली आंखें थीं, तो वह एक साधारण व्यक्ति थी। उसके पास सुंदर रूप और एक चतुर और बुद्धिमान व्यक्तित्व था। वह एक देवी थी जिसे हर कोई देख और महसूस कर सकता था। हालांकि जब उसकी आंखें ज़ेड हरी थीं, तो वह दूसरों को सम्मोहित कर सकती थी और यहां तक कि एक व्यक्ति के मन और आत्मा को भी नियंत्रित कर सकती थी। वह 12 गार्डों के बीच दुष्ट और अनाक्रामक सर्वोच्च आध्यात्मवादी थी। हालांकि हाल के वर्षों में तारा ने शायद ही कभी अपनी ज़ेड आंखें दिखाई हों। केवल जब कोई आसपास नहीं होता था तो वह चुपके से आईने में उनकी प्रशंसा करती थी।
यहाँ तक कि भयंकर प्रतिस्पर्धी मनोरंजन मंडल में भी उसने कभी भी अपनी आध्यात्मवादी क्षमताओं का उपयोग वह सब प्राप्त करने के लिए नहीं किया जो वह चाहती थी। वह अपनी कड़ी मेहनत के कारण वह सब हासिल करने में सक्षम थी जो उसने किया था। हालांकि उसके दिल में एक आवाज थी जो लगातार उसे याद दिलाती थी कि जैड आंखों वाली लोमड़ी ही उसका असली स्वरूप थी। वह 12 गार्डों में से एक थी। अब पंथ प्रमुख आखिरकार दिखाई दिए थे। जल्द ही वह अपने सच्चे स्वरूप में लौट सकती थी और पंथ प्रमुख के बगल में जा सकती थी। इस विचार के साथ तारा के चेहरे पर उत्कंठा का भाव आए बिना नहीं रह सका। सूरज चमक रहा था और उसका ठंडा साइड प्रोफाइल चमक रहा था। वह शब्दों से परे सुंदर थी। दरवाजा खुलने की आवाज ने तारा के विचारों को बाधित कर दिया। उसका सहायक दुष्यंत दरवाजा धकेलकर अंदर आया। तारा, अपने मेकअप के लिए तैयार हो जाओ। तारा ने धीरे से सिर हिलाया और मुस्कुराए। मैं अभी आती हूँ। उसी क्षण पहले दृश्य का स्थान लोगों से भरा हुआ था। यहाँ तक कि कुछ अपेक्षाकृत प्रसिद्ध अभिनेता भी तारा को देखने के लिए संयम के बिना आगे आए। तारा के प्रशंसकों का एक बड़ा समूह दृश्य के बाहर इकट्ठा हो गया था, अपनी स्टूल और दूरबीन तैयार कर रहे थे। उनके लिए, भले ही वे फिल्मांकन स्थान में प्रवेश नहीं कर सकते थे, वे अपने आइडल को दूर से देखकर संतुष्ट होंगे। वह आ रही है, वह आ रही है। तारा बाहर है। अचानक हंगामा हुआ। प्रिया और कपिल ने भीड़ से धक्का मुक्की की और अपनी गर्दन लंबी की। उन्होंने तारा को अपने सहायक के छाते के नीचे मुस्कुराते हुए अपनी ओर आते देखा। कपिल भाई, देखो, तारा बाहर है। वह कितनी सुंदर है। प्रिया की आंखें आंसुओं से भर गईं। वह इतनी उत्तेजित थी कि लगभग रोने लगी। कपिल की आंखें भी उत्साह से भरी थीं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि जिस पहली बार वह एक सितारे को देखेगा, वह उसकी देवी तारा होगी। हालांकि वह प्रिया के निर्देशों को नहीं भूला। हालांकि उसका दिल भावनाओं से उमड़ रहा था, फिर भी उसने शांत रहने की पूरी कोशिश की। हालांकि जब उसकी आंखें तारा पर टिकी, तो वह उन्हें हटा नहीं सका। तारा में एक सुपरस्टार का स्वभाव था, लेकिन उसमें एक सुपरस्टार का अहंकार नहीं था। सभी को उसे अभिवादन करते देख वह मुस्कुराए और हाथ हिलाया। उसका रवैया बहुत दोस्ताना था। इस क्षण सहायक निर्देशक आयति एक लाउडस्पीकर के साथ उनके पास चली आई। व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसने कहा, ठीक है, सब लोग व्यवस्था बनाए रखो। पहला दृश्य जल्द ही शुरू हो रहा है। प्रगति में देरी न करें। हर कोई प्रोडक्शन टीम में एक अभिनेता था और वे भविष्य में तारा को हर दिन देखेंगे, इसलिए उन्होंने अपनी किस्मत को धक्का नहीं दिया। वे जानते थे कि कब रुकना है। पहले दृश्य में अभिनय करने वाले अभिनेताओं के अलावा बाकी लोग जल्दी से चले गए और लाउंज में लौट आए। प्रिया और कपिल दृश्य पर पीछे रह गए। वे कोने में खड़े थे और देख रहे थे कि दूसरे कैसे अभिनय करते हैं। प्रिया ने इस अवधि के दौरान कुछ अभिनय कक्षाएं ली थीं और उसे अभिनय की बुनियादी समझ थी। परफॉर्मिंग आर्ट्स शिक्षक ने भी प्रतिभाशाली होने के लिए उसकी प्रशंसा की थी। हालांकि ये सोचकर कि उसे बाद में कैमरे के नीचे असली अभिनेताओं के साथ अभिनय करना होगा, प्रिया अनिवार्य रूप से थोड़ा घबराया हुआ महसूस कर रही थी। लेकिन वह अकेली नहीं थी जो घबराया हुई थी। कोई और भी उससे ज्यादा घबराया हुआ था। जैसे ही फिल्मांकन शुरू हुआ, तारा के साथ पहले दृश्य के पुरुष मुख्य कलाकार ने बार बार गलतियां की। उसने या तो गलत लाइनें पढ़ी या उन्हें याद नहीं रख सका। कट 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 कट। निर्देशक विवेक, जो कैमरे के पीछे था, तब तक चिल्लाया जब तक कि उसका चेहरा लाल नहीं हो गया। अंत में वह पुरुष मुख्य कलाकार पर चिल्लाए बिना नहीं रह सका, लविश, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम प्रसिद्ध होने के बाद और अभिनय नहीं कर सकते? लविश अजीब लग रहा था और जल्दी से माफी मांगी, मुझे माफ करना, निर्देशक विवेक। चलो इसे फिर से करते हैं। जैसा कि उसने बात की, वह खुद को नकारा महसूस करने के लिए शाप दिए बिना नहीं रह सका। जब उसने तारा का चेहरा देखा तो उसका दिमाग खाली क्यों हो गया। लविश सर, आराम से। तारा ने देखा कि लविश अपनी सर्वोत्तम स्थिति में नहीं था और उसे धीरे से सांत्वना दी। तारा के चेहरे और उसके चेहरे पर फीकी मुस्कान को देखते हुए लविश को तुरंत ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरी दुनिया खिल रही है और उसका दिल उसके गले से बाहर निकलने वाला है। वह हंसा और सिर हिलाया। ठीक है। लविश ने कई साल पहले शुरुआत की थी और यह विवेक ही था जिसने उसे अपने पहले नाटक में पुरुष मुख्य कलाकार के रूप में चुना था। वह रातों रात प्रसिद्ध हो गया और देश में एक लिस्ट अभिनेता बन गया। वह लोकप्रियता और क्षमता दोनों वाला एक बड़ा सितारा था। लविश का एक लंबा और पतला शरीर था और निर्देशक को उसकी उदासी भरी आंखें पसंद थीं। जब भी एक उदात्त और उदासीन स्वभाव वाला चरित्र होता था, तो निर्देशक हमेशा सबसे पहले लविश के बारे में सोचता था। वहां से उसे एक उदासीन राजकुमार का खिताब दिया गया था। हालांकि राजकुमार को भी झुकना पड़ा। तारा के सीनियर के रूप में लविश उसके आकर्षण का विरोध नहीं कर सका। सिर्फ पहला दृश्य ही था और वह इसे संभाल नहीं सका। तारा के चेहरे को देखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी और चीज के बारे में सोच नहीं सकता था। अपनी लाइनें याद रखना तो दूर की बात थी। लविश जैसे बड़े शॉट भी घबराएंगे और गलतियां करेंगे। तुम्हें शांत रहना होगा, कपिल ने प्रिया के कान में फुसफुसाया।
प्रिया ने हल्के से सिर हिलाया और उसकी घबराहट थोड़ी शांत हुई। ये देखकर कि लविश जैसा बड़ा शॉट भी बार बार गलतियां कर सकता है, वह अब इतनी घबराया हुई नहीं थी। लविश एक अनुभवी वयोवृद्ध अभिनेता था। उसने पहली बार तारा को देखकर अपने सदमे को जल्दी से दबा दिया। उसने अपनी स्थिति को समायोजित किया। जब कैमरा फिर से चालू हुआ तो उसने तुरंत खुद को भूमिका में एकीकृत कर लिया। पहला दृश्य वह था जहां महिला मुख्य कलाकार पुरुष मुख्य कलाकार से मिली थी। दूसरा दृश्य दूसरी महिला मुख्य कलाकार हिमानी और पुरुष मुख्य कलाकार लविश के बीच था। वे दोनों अनुभवी युवा अभिनेता थे, इसलिए उन्होंने दृश्य को सफलतापूर्वक पूरा किया। जल्द ही प्रिया की बारी थी। निर्देशक विवेक, आपने उसे खुद चुना है, चलो उसका प्रदर्शन देखते हैं, सहायक निर्देशक ऐती ने विवेक से कहा। विवेक ने प्रिया को देखा, जो कैमरे से दृश्य में प्रवेश कर चुकी थी, और असहमति में अपनी भौहें उठाईं। क्या मैंने पहले किसी को गलत देखा है? ऐती ने कोई टिप्पणी नहीं की। इसके बजाय वह हंस दी। जैसे ही फिल्मांकन शुरू हुआ, प्रिया के प्रदर्शन ने हर किसी की आंखें चमका दी। प्रिया तीसरी महिला मुख्य कलाकार थी और वह पुरुष मुख्य कलाकार लविश की जैविक बहन की भूमिका निभा रही थी। उसका पहला दृश्य अपने माता पिता के तलाक के बारे में खबर प्राप्त करने के बारे में था। लगभग तत्काल प्रिया, जो शुरू में कैमरों के सामने थोड़ी अशांत महसूस कर रही थी, जैसे ही कैमरे उसकी ओर इशारा किए गए, तुरंत भूमिका में प्रवेश कर गई। उसने एक बेटी के विरोध, क्रोध, निराशा और टूटने को पूरी तरह से कैमरों और दर्शकों को प्रदर्शित किया। उसका आंसू भरा और पागलों जैसा प्रदर्शन उपस्थित हर किसी को हक्का बक्का कर गया। तारा और हिमानी दोनों बगल में कुर्सियों पर बैठी आराम कर रही थीं। वे दोनों स्थिर रूप से प्रिया को घूर रही थीं। इस युवा महिला का अभिनय बुरा नहीं है, तारा का सहायक दुष्यंत चिल्लाए बिना नहीं रह सका। तारा भी कुछ हद तक आश्चर्यचकित थी। ये लड़की केवल 14 या 15 साल की लग रही थी। पहले दृश्य के लिए अत्यंत शक्तिशाली अभिनय कौशल की आवश्यकता थी, लेकिन वह इसे इतनी आसानी से करने में सफल रही थी। ये सरल नहीं था। हालांकि उसने बहुत ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया था। इस तरह के भावनात्मक दृश्य में उसे निराशा महसूस करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना पड़ता था। उसका नाम क्या है? तारा पूछे बिना नहीं रह सकी। सहायक नए प्रोडक्शन टीम में अभिनेताओं के नाम याद रखने का प्रभारी था। जब दुष्यंत ने ये सुना तो उसने कहा, तीसरी महिला मुख्य कलाकार प्रिया है। मैंने सुना है कि निर्देशक विवेक ने व्यक्तिगत रूप से उसे चुना था। उसने दृश्य के लिए ऑडिशन भी नहीं दिया था, लेकिन ये पहले से ही तय था। तारा समझ गई कि मनोरंजन मंडल में एक नवागंतुक को चुनने के 2 नियम थे। उन्हें या तो ताकत का व्यक्ति होना चाहिए या स्वाभाविक प्रवृत्ति के साथ पैदा हुआ व्यक्ति। जैसा कि नाम से पता चलता है, ताकत का व्यक्ति का मतलब था कि एक अभिनेता के पास अच्छा अभिनय कौशल है और एक गायक के पास अच्छा गायन कौशल है। विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के पास संबंधित पेशेवर क्षमताएं होनी चाहिए। जबकि जो लोग एक स्वाभाविक प्रवृत्ति के साथ पैदा हुए थे, वे पूरी तरह से अपने स्वभाव और रूप पर निर्भर थे। जब तक दूसरे आपको देखते थे, वे सोचते थे कि आप एक सितारे हैं। निर्देशक विवेक ने ऑडिशन के बिना तीसरी महिला मुख्य कलाकार को चुना था। उसने सोचा होगा कि वह अपने रूप के आधार पर एक सितारे बनने के लिए पैदा हुई थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि जिसे उसने एक स्वाभाविक प्रवृत्ति के साथ पैदा हुआ व्यक्ति सोचा था, वह ताकत का व्यक्ति भी होगा। यह अनजाने में था। निर्देशक विवेक की आंखें भी चमक उठीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसे एक खजाना मिल गया हो। सीईओ की बेटी एक स्वाभाविक अभिनेत्री थी। बगल में ऐती हल्के से मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। उसने विवेक की ओर देखा और छेड़ा, आप अभी भी सबसे अच्छे हैं। विवेक बहुत अच्छे मूड में था और उसने अगले नाटक में उसे महिला मुख्य कलाकार बनाने पर विचार करना भी शुरू कर दिया। जब उसने ये सुना तो उसने दम से कहा, मुझे बिना किसी कारण के सितारे खोजने वाला नहीं कहा जाता। दूसरी ओर हिमानी अधिक सदमे में आ गई। आजकल बच्चों को क्या हो गया है? वे अभी तक यौवन से गुजरे नहीं थे, लेकिन सभी यहाँ उसका काम छीनने के लिए थे। ये व्यक्ति कौन है? हिमानी ने अपने मैनेजर सुनील से ठंडे लहजे में पूछा। सुनील भी हक्का बक्का था। उसने बहुत देर तक सोचा लेकिन प्रिया का नाम याद नहीं कर सका। उसने केवल कहा, मैंने सुना है कि तीसरी महिला मुख्य कलाकार निवेशक की बेटी है। वह शायद प्रोडक्शन टीम में पैसा लाई होगी, लेकिन वह अभिनय में इतनी अच्छी क्यों है? निवेशक की बेटी? हिमानी गुस्से में हंसी। वह एक अमीर वारिस होने के बजाय जीवन का अनुभव करने के लिए प्रोडक्शन टीम में क्यों आई? सबसे महत्वपूर्ण बात, हिमानी को यह स्वीकार करना पड़ा कि उसके सामने वाली लड़की एक स्वाभाविक अभिनेत्री थी। वह बिना किसी अनुभव के इस तरह अभिनय कर सकती थी। यहाँ तक कि लविश, जिसके साथ उसने अभिनय किया, भी दबा हुआ लग रहा था। वह पूरे दृश्य का सबसे बड़ा आकर्षण थी। अपने अनुभव की कमी के कारण रोने से प्रिया का गला बैठ गया। जैसे ही कट चिल्लाया गया, कपिल एक टिश्यू के साथ जल्दी से सेट में दौड़ पड़ा। चूंकि प्रिया बहुत लीन थी, वह सिसकने से खुद को रोक नहीं सकी। प्रिया, और मत रो, जल्दी से अपने आंसू पोंछ लो। कपिल ने तब से अपने दिल को पकड़ रखा था।
उसे प्रिया के साथ परेशान महसूस हुआ और वह लगभग रो पड़ा। कपिल भाई, मेरा प्रदर्शन अभी, क्या ये ठीक था? प्रिया ने कहा, उसकी पीठ झुक रही थी। जब वह अभी आंसुओं में अपनी लाइनें पढ़ रही थी, तो वह हकला नहीं रही थी। जब वह रुकी, तो उसने हकलाना शुरू कर दिया। क्या वह एक असली अभिनेत्री नहीं थी? बहुत अच्छा, कपिल ने सिर हिलाया और ईमानदारी से उसकी प्रशंसा की। उसने महसूस किया कि प्रिया का प्रदर्शन आज सबसे अच्छा था। तुमने बहुत अच्छा अभिनय किया। इस क्षण, लविश, जो प्रिया के साथ अभिनय कर रहा था, आगे बढ़ा और एक मुस्कान के साथ उसकी प्रशंसा की। यहाँ तक कि वयोवृद्ध अभिनेता भी जो नाटक में उनके माता पिता की भूमिका निभा रहे थे, उन्हें घेर लिया। ये स्पष्ट था कि वे सभी अभी प्रिया के प्रदर्शन से प्रेरित थे। हर किसी की प्रशंसा प्राप्त करने के बाद प्रिया मुस्कुराई। कपिल ने उसे बगल की कुर्सी पर आराम करने में मदद की और उसे एक पानी की बोतल पकड़ा दी। कुछ पानी पी लो, तुम्हारा गला बैठ गया है। इस क्षण, निर्देशक विवेक ने फिल्मांकन बंद कर दिया और खास तौर पर प्रिया को ढूंढने आया। उसने कहा, प्रिया, तुमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। ये पहला दृश्य सबसे भावनात्मक है। चूंकि तुमने इसे पूरा कर लिया है, बाकी दृश्य बहुत आसान होंगे। शुभकामनाएं। इसके साथ, उसने प्रिया को एक प्रोत्साहन भरी मुस्कान दी। उसके जवाब देने का इंतजार किए बिना, विवेक मुड़ा और कैमरे की ओर चला गया। उसने अपने हाथ ताली बजाए और चिल्लाया, आओ, अगले दृश्य के लिए तैयार हो जाओ। निर्देशक विवेक और सीनियर्स के पुष्टि के साथ प्रिया ने बहुत आरामदायक महसूस किया। वास्तव में, जब वह अभी अभिनय कर रही थी, तो उसने नहीं सोचा था कि उसने बहुत अच्छा अभिनय किया है। उसने केवल सहज रूप से अभिनय किया, यह उम्मीद करते हुए कि वह खुद को शर्मिंदा नहीं करेगी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह बुरा नहीं था। ऐसा लगता है कि परफॉर्मिंग आर्ट्स शिक्षक ने उससे झूठ नहीं बोला। उसके पास कुछ प्रतिभा थी। वह पिछले कुछ दिनों से दिन रात लाइनें याद कर रही थी। सौभाग्य से, उसकी कड़ी मेहनत रंग लाई और उसने इस अवधि के दौरान अपने प्रयासों के अनुरूप प्रदर्शन किया। दूसरी ओर, नव्या शादी के भोज में देर तक नहीं रुकी। खाने और पीने के बाद, उसने मीरा और अंजलि का अभिवादन किया और याची को दूर खींच लिया। वह सीधे दक्षिण बस्ती वापस चली गई। याची, वापस जाओ और अपना विद्यार्थी आईडी ले आओ। टैक्सी से बाहर निकलने के बाद, नव्या ने याची से बात की। भारत के यात्रा कानूनों के अनुसार, 16 वर्ष से कम उम्र के नाबालिगों को, जिनके पास पहचान पत्र नहीं था, उन्हें विमान लेने के लिए एक वैध पहचान दस्तावेज लाना पड़ता था। उदाहरण के लिए, एक निवास परमिट, एक परिवार रजिस्टर, या एक विद्यार्थी आईडी। याची ने भ्रम में आंखें झपकाईं। हाँ, मुझे एक विद्यार्थी आईडी की जरूरत क्यों होगी? नव्या मुस्कुराए। मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगी। जाओ उसे ले आओ, मैं तुम्हें खेलने के लिए बाहर ले जाऊंगी। ओह, याची ने प्यार से सिर हिलाया और नहीं पूछा। मकाओ का तापमान अभी लगभग 30 डिग्री सेल्सियस था। नव्या अपने साथ कुछ आरामदायक गर्मी के कपड़े लाई थी। उन्हें पिछली रात पैक किया गया था। केवल एक बैकपैक होना सुविधाजनक था। फ्लाइट रात में थी, और वे दोनों शाम 7 बजे के बाद निकलने से पहले घर पर रहे। सर, हवाई अड्डे तक, जैसे ही वे कार में बैठे, नव्या ने कहा। याची पूरी तरह से दंग रह गया। कार में बैठा, उसने अपने गोरे और कोमल चेहरे के साथ देर तक सोचा इससे पहले की प्रतिक्रिया करता। आह, दीदी, क्या आप एक विमान ले रही हैं? नव्या के बोलने का इंतजार किए बिना, याची ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। नव्या हल्के से मुस्कुराए और याची के चेहरे को चुटकी काटने के लिए हाथ बढ़ाया। मेरे पास भी पैसे नहीं हैं। याची, चूंकि उन दोनों के पास पैसे नहीं थे, क्या वे एक विमान देखने के लिए हवाई अड्डे जा रहे थे? ये ठीक था, उसने कभी एक विमान नहीं देखा था, याची ने सोचा। हवाई अड्डे पर, कबीर और अयान पहले से ही प्रस्थान हॉल के प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहे थे। कबीर जैसा सुंदर आदमी वहां खड़ा था, जिससे कई लड़कियां अपना सिर घुमा रही थीं। कुछ लोगों ने चुपके से तस्वीरें लेने के लिए अपने कैमरे भी निकाले। कितना सुंदर है, उसके बाल का रंग, ये कितना सुंदर है, ओह माय, वह एक लड़की से ज्यादा सुंदर है। मुझे कैमरा दो। ऐसा लग रहा था जैसे कबीर ने कुछ नहीं सुना। अयान पहले से ही लोगों के साथ आदी था जो उसके मालिक के साथ मोहग्रस्त थे जहां भी वह जाता था। वे दोनों मूर्ति की तरह नहीं हिले। ये तब तक नहीं था जब तक उसने नव्या को टैक्सी से बाहर निकलते नहीं देखा कि कबीर ने एक अभिव्यक्ति दिखाई। वह प्रसन्न था और जल्दी से आगे बढ़ा। बॉस, नव्या ने उन दोनों पर मुस्कुराया और पूछा, क्या तुमने टिकट खरीद लिया? उसे कबीर और अयान के साथ जाना था। हालांकि, नव्या ने अचानक आज याची को उनके साथ ले जाने का फैसला किया, इसलिए वह केवल कबीर को एक और टिकट खरीदने के लिए सूचित कर सकती थी। कबीर ने सिर हिलाया। मैंने इसे खरीद लिया, लेकिन केवल इकोनॉमी क्लास ही बची है। गोल्डन वीक के दौरान ज्यादा लोग यात्रा कर रहे हैं। जैसे ही उसने बात पूरी की, कबीर ने जोड़ा, लेकिन चिंता मत करो, अयान इकोनॉमी क्लास में है। नव्या बेबसी से मुस्कुराए और सहानुभूति के साथ अयान को देखा। तुम पर भारी पड़ा है। अयान ने एक अभिव्यक्ति प्रकट की जो ये दर्शाती थी कि वह पहले से ही इसके आदी था। बिल्कुल नहीं,
देवपुरी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का तीसरा सबसे बड़ा हवाई अड्डा था। इसने एक विशाल क्षेत्र लिया और एक शानदार निर्माण था। हवाई अड्डे के मार्ग पूरी दुनिया में फैले हुए थे। देवपुरी शहर की वर्तमान आर्थिक स्थिति इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के कारण हो सकती थी। अंतराल का फायदा उठाते हुए याची नव्या की ओर झुक गया और धीमी आवाज में पूछा, दीदी, वे कौन हैं? वे उसकी दीदी को बॉस कह रहे थे। याची अनिश्चित था और सोचा कि उसने गलत सुना है। एक एटीएम, नव्या ने सहज रूप से कहा। याची के भ्रमित और प्यारे रूप को देखते हुए नव्या उसे और छेड़ने के लिए सहन नहीं कर सकी। उसने तुरंत समझाया, तुम्हें विराज से हांगकांग जाने के लिए ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है। दीदी तुम्हें मकाओ ले जाएंगी। मकाओ? याची आश्चर्यचकित और प्रसन्न दोनों था। वह इस पर विश्वास नहीं कर सका। सच में? नव्या हंसी और अपनी ठुड्डी उठाई। तुम्हें क्या लगता है? याची ने नव्या की नजर का अनुसरण किया और आगे देखा। पास में स्वचालित दरवाजे पर यह पढ़ा गया, हांगकांग, मकाओ और ताइवान के लिए प्रस्थान। क्या वे मकाओ जा रहे थे? याची की आंखें चमक उठीं। एक पल के लिए वह उत्साहित था, लेकिन उसने इसे दिखाने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उत्साहित लग रहा था। प्रस्थान हॉल में प्रवेश करने के बाद विमान में सवार होने से पहले अभी भी थोड़ी देर थी। नव्या याची को इंतजार करने के लिए एक सीट पर ले आई। अचानक जैसे ही उनके नितंब कुर्सी को छूते, उन्हें एक सवाल से रोक दिया गया। नव्या, याची। बिना देखे नव्या ने आवाज को पहचान लिया और अपनी आंखें घुमाईं। वह मुड़ी और देखा कि विराज थोड़ी दूरी पर खड़ा था। उसके बगल में मौजूद व्यक्ति भी सदमे में नव्या को देख रहा था। वह उसके मामा शेखर थे। मामा, याची ने धीरे से बड़बड़ाया और डर से नव्या को देखा। नव्या का भाव उदासीन था और उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। तुम दोनों हो? विराज उसके चेहरे पर अविश्वास के साथ उन दोनों के पास चला आया। उसने उन्हें नापा इससे पहले कि पूछता, तुम दोनों यहाँ क्यों हो? विराज के लिए नव्या और याची को हांगकांग, मकाओ या ताइवान के लिए प्रस्थान हॉल में या हवाई अड्डे पर भी प्रकट नहीं होना चाहिए था। नव्या ने उसे अनदेखा कर दिया और प्रतीकात्मक रूप से शेखर को बुलाया, मामा। शेखर ने एक स्पोर्ट्स सूट पहना हुआ था और उसने पूरे समय भौहें सिकुड़ी थी जैसे किसी ने उसे पैसे दिए हों। उसने उन दोनों को देर तक देखा इससे पहले कि एक तारांकन पैट्रोनाइजिंग तारांकन लहजे में पूछता, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? यह एक मई दिवस की यात्रा है। हम मकाओ जा रहे हैं। नव्या ने कुछ भी छिपाया नहीं और सहज रूप से कहा। नव्या की आंखों में उसके मामा और चचेरे भाई अजनबियों के समान थे। उनके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। मकाओ? विराज ये सुनकर चौंक गया। वह ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक भूत देखा हो। वह कभी मकाओ नहीं गया था। मकाओ जाओ? शेखर के चेहरे पर एक अविश्वसनीय नजर थी। फिर उसने चारों ओर देखा और अपनी दो बहनें नहीं देखीं। उसने तुरंत पूछा, सिर्फ तुम दोनों? नव्या ने कंधे उचकाए और अपनी भौहें उठाईं। हाँ, बस मैं और याची। बकवास। शेखर का भाव तुरंत ठंडा हो गया, जैसे वह इन दो बच्चों के बारे में बहुत चिंतित था। घर जाओ, अपनी माँ को चिंता मत करने दो। नव्या मन ही मन मुस्कुराई। क्या उसने सोचा था कि वह इतनी महत्वहीन है? चेहरे पर बिना किसी भाव के नव्या ने शांति से कहा, मैंने टिकटें पहले ही खरीद ली हैं। अब न जाना तो कितनी अफसोस की बात होगी। फिर उसने गंभीर मुद्रा वाले विजय को देखा और कहा, चाचा जी, क्यों ना आप हमें हवाई टिकटों और होटल के पैसे वापस कर दें? तब हम नहीं जाएंगे। 4 प्रथम श्रेणी की राउंड ट्रिप टिकटें और 5 दिन एक 5 सितारा होटल में। ये लगभग 40 से 50 हजार रुपये का होगा। नव्या ने आसानी से बात कही, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति बहुत गंभीर थी, मानो वह विजय से कोई जरूरी बात कर रही हो। ये सुनकर विवान इतना क्रोधित हुआ कि वह हंसने लगा। उसने तुरंत नव्या को तिरस्कार से देखा और कहा, मेरे पिताजी तुम्हारे हवाई टिकटों और होटल के खर्च की भरपाई क्यों करें? क्या मजाक है? तुम प्रथम श्रेणी और 5 सितारा होटल की बात कर रही हो? क्या डींगे मारने पर कोई कर नहीं लगता? ये सुनकर नव्या ने विवान को केवल उदासीनता से देखा। फिर उसने धीरे से कहा, फिर किस आधार पर चाचा जी हमें जाने से मना कर सकते हैं, जब हमने अपने पैसों से हवाई टिकटें खरीदी हैं और होटल की बुकिंग की है? कहते हुए उसने विवान को हाथ में पकड़ी हवाई टिकट दिखाए और जानबूझकर चिढ़ाया, ध्यान से देखो। क्या ये प्रथम श्रेणी की टिकट है? तुम? जब विवान ने देखा कि यह प्रथम श्रेणी की टिकट है, तो उसका चेहरा सफेद और लाल हो गया। उसे लंबे समय तक समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। विजय का चेहरा भी उतर गया। उन्होंने नव्या के लहजे में अनादर सुन लिया था। तुम्हें पैसे कहाँ से मिले? विजय ने ठंडे स्वर में पूछा, उनका स्वर कुछ सवालिया था। उनकी दोनों बहनों की पारिवारिक स्थिति को देखते हुए वे सिर्फ 2 बच्चों को छुट्टी पर भेजने के लिए इतना पैसा नहीं जुटा सकती थी। अप्रत्याशित रूप से नव्या ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, मेरी माँ ने दिए हैं। मेरा परिवार अमीर है। क्या चाचा जी को नहीं पता? विजय, मीरा के पास पैसा है, यह उन्हें कैसे नहीं पता होगा? नव्या उनसे मजाक कर रही थी। नव्या ने विजय की अभिव्यक्ति को देखा और अंदाजा लगाया कि वह क्या सोच रहे थे।
वह मन ही मन मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। हाँ, मैं आपसे मजाक कर रही हूँ। तो क्या? एक व्यस्त व्यक्ति, जो कुछ न जानते हुए भी व्यर्थ में चिंता कर रहा है। प्रिय यात्रियों, देवपुरी से सिंगापुर जाने वाली उड़ान XY 3498 के लिए बोर्डिंग शुरू हो चुकी है। उड़ान XY 3498 के यात्री कृपया चेक इन के लिए टिकट गेट D15 पर जाएं। पिताजी, ये हमारे टिकट जांचने का समय है। चलिए, विवान ने घोषणा सुनकर विजय से कहा। फिर उसने नव्या और आर्यन को देखा। हमें उनकी परवाह क्यों करनी चाहिए? वे जहां चाहें वहां जा सकते हैं। बेहतर होगा कि कोई उन्हें बेच दे। नव्या ने तिरस्कार में होंठ भींचे और उसे अनदेखा कर दिया। विजय ने नव्या को अधीरता से देखा। वह बड़े बुजुर्ग का रूप दिखाना चाहते थे, लेकिन नव्या बस पलट गई और उन्होंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। आर्यन ने दूसरी ओर हैरान होते हुए कहा, अलविदा चाचा जी। जब वे दोनों चले गए तो नव्या ने अपनी आंखें घुमाईं और मन ही मन सोचा, कितना दुर्भाग्य है। वे इस तरह भी मिल सकते थे। नव्या वास्तव में विजय से नफरत करती थी। चूंकि विजय के लिए वांग परिवार के दो बुजुर्गों का पक्षपात था, विजय को हमेशा लगता था कि वह दूसरों से बेहतर है और किसी को भी ऊंचा नहीं मानते थे। खासकर उसकी मां के प्रति, जो एक नाइट क्लब में काम करती थी, वह बेहद ठंडे और निर्दयी थे। हर बार जब वे मिलते थे तो वह अनिवार्य रूप से उसकी मां का गुप्त रूप से मजाक उड़ाते थे। वह उसकी मां को बहन नहीं मानते थे। अपने पिछले जन्म में, जब उसकी मां लीवर कैंसर के लिए अस्पताल में भर्ती थी और वे बड़े चाचा के घर पैसे उधार लेने गए थे। अंत में, विजय ने न केवल उन्हें पैसे उधार दिए, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की बीमारी से संघर्ष मत करो। इसका इलाज करना व्यर्थ है। बाद में, उनकी बड़ी चाची, सुमन, गुप्त रूप से अस्पताल गईं और अपने भाई को 50,000 रुपये दिए। चूंकि घर का पैसा विजय के पास था, उनकी बड़ी चाची तब केवल 50,000 रुपये ही निकाल पाईं। लीवर कैंसर जैसी चीज के लिए 50,000 रुपये समुद्र में एक बूंद मात्र थे। हालांकि, नव्या को सुमन की दयालुता याद थी। जहां तक उनके चाचा की बात है, नव्या केवल मन ही मन हंस सकती थी। वह इतनी नफरत करती थी कि टिप्पणी नहीं कर सकती थी। कहा जाता है कि कोई तभी एक परिवार में प्रवेश करेगा जब उनके विचार संरेखित हों। नव्या कभी समझ नहीं पाई थी कि उनकी बड़ी चाची, जो इतनी ज्ञानवान थी, उनके बड़े चाचा को क्यों पसंद करती थी और उनसे शादी की थी। अपने पिछले जीवन में, नव्या को नहीं पता था कि विजय का कोई चक्कर चल रहा था या नहीं, क्योंकि विजय और सुमन ने कभी तलाक नहीं लिया था। हालांकि, अपने पुनर्जन्म के बाद उनके परिवार ने विजय का व्यभिचार देखा था। जहां उसे अपनी चाची के लिए दिल में दर्द महसूस हुआ, वहीं नव्या को यह भी उम्मीद थी कि उनकी चाची उनके चाचा की नीच प्रकृति को जल्द ही देख लेंगी और परेशानी से बाहर निकलने के लिए निर्णायक रूप से उनसे तलाक ले लेंगी। दीदी, हमें क्या करना चाहिए? क्या चाचा जी हमारी माताओं को बताएंगे? आर्यन ने चिंतित होकर पूछा। नव्या ने उसे एक दिलासा देने वाली मुस्कान दी और धीरे से कहा, चिंता मत करो। जब हम गोवा पहुंच जाएंगे तो मैं चाची को फोन करके बता दूंगी कि हम ठीक हैं। ये सुनकर आर्यन ने धीरे से सिर हिलाया। हालांकि उसे लगा कि माता पिता की पीठ पीछे नव्या के साथ गोवा जाना बहुत ज्यादा है, लेकिन वह इसके लिए उत्सुक था। जैसा कि विवान ने कहा था, उसने बचपन से देवपुरी कभी नहीं छोड़ा था। ये पहली बार था जब वह छुट्टी पर जा रहा था और यह पहली बार था जब वह हवाई जहाज में उड़ रहा था। उस क्षण, आर्यन प्रत्याशा और उत्साह के साथ अपनी घबराहट को दबा रहा था। दूसरी ओर, सिंगापुर जाने वाली उड़ान में, विवान इकोनॉमी क्लास की सीट में घुसा हुआ था और उदास अभिव्यक्ति के साथ खिड़की से बाहर देख रहा था। हर बार जब उसे छुट्टी मिलती थी, तो उसके पिता उसे यात्रा पर ले जाते थे। हालांकि, उसने पहले कभी प्रथम श्रेणी की सीट नहीं ली थी। भले ही उनके परिवार के पास लाखों रुपए की संपत्ति थी, उनके पिता जितना हो सके उतना बचाते थे। उसने शुरू में सोचा था कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। ये सिर्फ कुछ घंटों की बात थी और वे कुछ हजार रुपये बचा सकते थे। जो भी प्रथम श्रेणी के केबिन में बैठता वह मूर्ख होता। हालांकि, उस क्षण, जब उसने नव्या द्वारा उसके सामने लहराई गई 2 प्रथम श्रेणी की टिकटों के बारे में सोचा, तो उसे घृणा महसूस हुई। वे प्रथम श्रेणी के केबिन में बैठने में क्यों सक्षम थे? वह इकोनॉमी क्लास के केबिन में क्यों फंसा हुआ था? उनका परिवार सबसे अमीर था। वह जितना ज्यादा इसके बारे में सोचता गया, उतना ही ज्यादा क्रोधित होता गया। यात्रा के लिए उसका अच्छा मूड तुरंत नव्या से प्रभावित हो गया। पास में, विजय के मन में भी बहुत कुछ चल रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि 2 बच्चों को यात्रा करने के लिए पैसे कहां से मिले। गोल्डन वीक के दौरान एक प्रथम श्रेणी की भारत गोवा की राउंड ट्रिप टिकट की कीमत कुछ हजार रुपये होगी। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे उनकी 2 बहनें वहन कर सकें। नहीं, उन्हें अपनी यात्रा से लौटने के बाद इसका पता लगाना होगा, विजय ने सोचा। उड़ान भोर के बाद गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरी। गौरव, बाईजोर ने पहले ही एक कार का इंतजाम कर रखा था ताकि उन्हें लेने आया जा सके। कार में बैठने के बाद वे सीधे होटल गए। अपनी पहली उड़ान के उत्साह से आर्यन ठीक से उबर भी नहीं पाया था कि गोवा तट के सबसे शानदार 5 सितारा होटल को देखकर वह स्तब्ध रह गया। गौरव भाई, यहाँ ठहरना महंगा है ना?
उड़ान में बातचीत के बाद आर्यन गौरव से परिचित हो गया था। गौरव के होंठ मुड़े और वह मुस्कुराया। दूसरों के लिए यह महंगा है। नव्या हंसे बिना नहीं रह सकी। उसने आर्यन से कहा, मैंने पहले ही कहा था कि वह एक एटीएम है। उसके पास पैसा है। आर्यन अवाक रह गया। वह सोचने लगा कि उसकी बहन और गौरव भाई एक दूसरे को कैसे जानते हैं। रात्रि दृश्य वाले 2 शीर्ष कमरों में गोवा के चहल पहल भरे नियॉन दृश्य दिखाई देते थे। समुद्र दृश्य वाले 2 शीर्ष कमरों से गोवा तट का विहंगम दृश्य दिखाई देता था। उन चारों में से प्रत्येक ने एक कमरा लिया। अंकित ची यांग ने उन्हें कमरे का कार्ड सौंपा और कहा, रेस्तरां 24 घंटे खुला रहता है। अगर आपको भूख लगे तो आप भोजन सेवा के लिए फोन कर सकते हैं। नव्या ने सिर हिलाया। सब लोग आराम करें। हम कल सुबह 8 बजे नाश्ते के लिए रेस्तरां में मिलेंगे। कमरे में लौटकर नव्या ने अपने साथ लाए कपड़े निकाले और उन्हें कमरे की अलमारी में टांग दिया। फिर उसने पर्दे खींचे और बाथरूम में चली गई। उसने बाथटब को पानी से भर दिया और होटल के कर्मचारियों द्वारा तैयार किए गए शावर एसेंशियल ऑयल को उठाया और उसे सूंघा। हाँ, चमेली की हल्की खुशबू। नव्या मुस्कुराई और बाथटब में कुछ बूंदें टपका दी। उसने अपना बाथरोब उतारा और पानी का तापमान जांचने के लिए एक पैर बाथटब में डाला। फिर वह धीरे से अंदर गई और धीरे धीरे लेट गई। भाप उठी और पूरे बाथरूम को धुंधला होने में ज्यादा समय नहीं लगा। पानी का तापमान बिल्कुल सही था। नव्या ने आनंद में अपनी आंखें बंद कर लीं और एक लंबी, आरामदायक सांस ली। दिन भर की थकान तुरंत आधी कम हो गई। यह आरामदायक पल नव्या को उसके पिछले जीवन की याद दिलाता था। राजधानी के रियल एस्टेट उद्योग में कुछ उपलब्धियां हासिल करने के बाद उसने एक अच्छे दृश्य वाला एक उच्च स्तरीय अपार्टमेंट खरीदा। एक व्यस्त दिन के बाद घर पहुंचते ही सबसे पहली चीज वह नहाती थी। स्नान ने न केवल थकान को दूर किया, बल्कि उसे ध्यान करने और सोचने की भी अनुमति दी। एक व्यस्त जीवन ने नव्या के लिए ज्यादा निजी जगह नहीं छोड़ी थी, इसलिए एक छोटा स्नान उसके लिए बहुत कीमती था। भले ही उसके पुनर्जन्म के बाद उसकी माँ और भाई अभी भी उसके साथ थे, नव्या अभी भी मन ही मनाह भरे बिना नहीं रह सकी। अमीर होना अच्छा है, मैं स्नान कर सकती हूँ। आधे घंटे बाद नव्या ने अपने गीले बालों को पोंछा और बाथरूम से बाहर निकली। उसने घड़ी पर ऊपर देखा और देखा कि लगभग आधी रात हो चुकी थी। उसने कमरे में फोन उठाया और डायल किया। थोड़ी देर बाद किसी ने उठा लिया। नमस्ते। फोन के दूसरी ओर से अंजलि छोटी बहन की आवाज आई। चाची, यह मैं हूँ, छोटी है नव्या। नव्या ने कहा, क्या आप सो गईं? छोटी है, मैं अभी तक नहीं सोई हूँ। मैं अभी तुम्हारे चाचा के साथ दूसरी तरफ से लौटी हूँ, अंजलि ने कहा। फिर उसने पूछा, छोटी है, तुम कहाँ हो? ये नंबर इतना अजीब क्यों है? गोवा की लैंडलाइन स्वाभाविक रूप से भारत से अलग थी। ये सुनकर नव्या ने बस इतना कहा, मैं आर्यन को कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने ले गई हूँ। हम देवपुरी में एक सहपाठी के घर पर हैं। चाची को हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आर्यन भी गया। अंजलि चौंक गई। जब वह वापस आई तो उसने देखा कि उसके बेटे के कमरे में बत्तियां बंद थीं। उसने सोचा कि उसका बेटा सो गया है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह घर पर नहीं था। हाँ, चाची, चिंता मत करो। मैं आर्यन से कहूंगी कि वह आपको रोज फोन करे ताकि आपको पता चले कि वह सुरक्षित है। हम कुछ दिनों तक खेलने के बाद वापस आ जाएंगे, नव्या ने आज्ञाकारी लहजे में अंजलि से वादा किया। अंजलि ने कोई आपत्ति नहीं जताई। दोनों बच्चे आज्ञाकारी थे। ये सुनकर उसने बस इतना कहा, तो सावधान रहना। बाहर कोई परेशानी मत खड़ी करना। अपने सहपाठी के परिवार के लिए कोई परेशानी मत खड़ी करना, ठीक है? समझ गई, चाची। अलविदा, चाची। फोन रखने के बाद नव्या अनजाने में मुस्कुराए। शुक्र है, उनका परिवार रिश्तेदारों के बिना नहीं था। कम से कम चाची का परिवार आसपास था। नव्या ने मीरा से छुट्टी मांगने की परेशानी नहीं उठाई क्योंकि छोटी जेन के अनुसार उसकी मां को शाम 6 बजे से पहले अस्पताल लौटना था। उसे नहीं पता होना चाहिए कि वह घर पर नहीं थी। होटल के कमरे में रेड वाइन तैयार थी। नव्या ने अपने होंठ भींचे और एक पल के लिए संकोच किया। अंत में उसने एक बोतल खोली और एक घूंट लिया। जब उसके बाल पूरी तरह से सूख गए तो वह थोड़ी नशे में बिस्तर पर सो गई। अगले दिन नव्या जल्दी उठ गई। शायद इसलिए कि उसने पिछली रात स्नान किया था और शराब पी थी। नव्या उस रात असाधारण रूप से अच्छी तरह से सोई थी। उसे सपने भी नहीं आए। अपना चेहरा धोने और कपड़े बदलने के बाद नव्या तरोताजा महसूस करते हुए कमरे से बाहर निकली। सामने रहने वाला आर्यन भी बाहर जा रहा था। वे दोनों संयोग से मिले। हालांकि नव्या की ऊर्जावान स्थिति की तुलना में आर्यन के गोरे और कोमल चेहरे के नीचे 2 मोटे काले घेरे थे। उसकी आंखें मंद थीं और उसकी अभिव्यक्ति उदास थी। उसके पैर तैर रहे थे और वह ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी रात सोया नहीं था। सुप्रभात, दीदी। आर्यन ने नव्या को ऊर्जावान रूप से बधाई दी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी क्षण सो जाएगा। नव्या दंग रह गई। वह आगे बढ़ी और चिंता से पूछा, क्या हुआ? क्या तुम ठीक से नहीं सोए? आर्यन ने इसे छिपाए बिना सिर हिलाया, लेकिन उसके शब्दों ने नव्या को हंसा दिया।
उसने होंठ सिकोड़े और बड़बड़ाया, बिस्तर बहुत आरामदायक है। यह इतना आरामदायक है कि मैं सो नहीं सका। घर पर बिस्तर कठोर था, और भले ही नीचे एक कंबल लगा हो, फिर भी वह कठोर था। ये पहली बार था जब वह इतने मुलायम बिस्तर पर सोया था। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक बादल में लेटा हुआ है। ये बहुत आरामदायक था, लेकिन वह तालमेल नहीं बिठा सका। इसलिए आर्यन पूरी रात नहीं सोया। नव्या मुस्कुराई, लेकिन आर्यन के मुलायम बालों को प्यार से सहलाया। नाश्ते के बाद जाकर सो जाना। आर्यन ने जल्दी से सिर हिलाया। जरूरत नहीं है। जब हम गोवा में हैं तो हम सोने में समय क्यों बर्बाद करें? जब हम आज रात वापस आएंगे तो मैं सो जाऊंगा। क्या तुम थके हुए नहीं हो? नव्या ने पूछा। आर्यन ने फिर से सिर हिलाया। मैं थका हुआ नहीं हूं। बिल्कुल नहीं। नव्या बेबस होकर मुस्कुराई। वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि आर्यन डर रहा था कि वह दूसरों को देरी करवाएगा। भूल जाओ, अगर वे दिन में बहुत ज्यादा सोते तो वे रात में सो नहीं पाते। नव्या ने कुछ नहीं कहा। रेस्तरां सबसे ऊपरी मंजिल पर था। नाश्ता एक बुफे था जिसमें विभिन्न देशों के सभी प्रकार के व्यंजन थे। वे सभी ग्राहकों के लिए चुनने के लिए काउंटर पर खूबसूरती से प्रदर्शित थे। गौरव और अंकित सबसे पहले रेस्तरां पहुंचे। जब नव्या और आर्यन ने प्रवेश किया तो उन्होंने तुरंत खिड़की के पास बैठे दो लोगों को खाते हुए देखा। एक प्लेट उठाते हुए नव्या आर्यन को भोजन लेने के लिए ले गई। दीदी, क्या हम सब कुछ खा सकते हैं? ये पहली बार था जब आर्यन ने बुफे में खाना खाया था, और यह पहली बार था जब उसने इतना स्वादिष्ट भोजन देखा था। उसने ज्यादातर भोजन को पहचाना भी नहीं, लेकिन वे स्वादिष्ट लग रहे थे। नव्या ने सिर हिलाया। जो तुम चाहते हो वह ले लो, लेकिन कोई भोजन बर्बाद मत करना। पीछे फलों का रस और दूध है। जो तुम चाहते हो वह पी लो। अपना भोजन लेने के बाद जाओ और गौरव और बाकी लोगों को ढूंढो। आर्यन ने धीरे से सिर हिलाया और खुशी खुशी निकल पड़ा। नव्या भी भूखी थी। वह मिठाई स्टेशन पर चली गई और देखा कि 2 ड्यूरियन पेस्ट्री बची हैं, इसलिए उसने एक लेने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ी, नव्या का दिल अचानक धड़क उठा। अगले सेकंड में वह मुड़ी और आखिरी के लिए हाथ बढ़ाया। उसी समय एक और गोरा और कोमल हाथ बाहर आया। उन दोनों का एक ही लक्ष्य था और उनकी हरकतें आश्चर्यजनक रूप से सुसंगत थीं। उन दोनों ने आखिरी पल में रुक गए जब वे ड्यूरियन पेस्ट्री को छूने वाले थे। नव्या ने देखा और दूसरे पक्ष ने भी ऊपर देखा। उनकी निगाहें हवा के बीच में मिलीं, और अगले सेकंड में उन्होंने एक ही समय में अपने हाथ वापस ले लिए। उसके सामने लगभग 11 या 12 साल का एक लड़का था। उसकी आंखें चमकीली थीं, मोटी भौहें थीं, एक नाजुक नाक और गुलाबी होंठ थे। उसने एक सफेद आधी बाजू की शर्ट और एक काली निकर पहनी हुई थी। उसने कॉलर पर हल्के नीले रंग के बो के साथ एक उत्तम काली बनियान पहनी हुई थी। वह सुंदर लग रहा था। कितना छोटा है, ये शब्द नव्या के दिमाग में आए। फिर उसने एक तरह की मुस्कान के साथ दूसरे पक्ष को देखा। उसने धीरे से कहा, तुम इसे ले सकते हो। अप्रत्याशित रूप से दूसरे पक्ष ने माथे पर बल डाला और एक वयस्क की तरह नव्या को देखा। तुम एक लड़की हो, इसलिए मुझे इसे तुम्हें देना चाहिए। हालांकि उसने ऐसा कहा, लड़के ने अनिच्छा से ड्यूरियन पेस्ट्री को देखा। हाँ, मैं इसे खाना चाहता हूँ। लेकिन वह एक लड़का था। जैसे ही उसने ये सोचा, करण जियान यीचिन ने नव्या को देखा जैसे उसने एक बड़ा निर्णय लिया हो। तुम इसे ले सकती हो। करण की एक सज्जन व्यक्ति दूसरों को जो पसंद है वह नहीं लेता, और किसी को अपने प्यार से अलग होने के लिए तैयार रहना चाहिए। की जटिल अभिव्यक्ति को देखते हुए नव्या हंसे बिना नहीं रह सकी। फिर उसने अपनी प्लेट की ओर इशारा किया और कहा, मेरे पास यहाँ एक है। चलो एक एक लेते हैं। ये सिर्फ ड्यूरियन पेस्ट्री का एक टुकड़ा था। वह इसे एक बच्चे से छीनने के लिए इतनी दूर नहीं जाएगी, हालांकि वह केवल 14 साल की थी। करण ने नव्या को थोड़ी देर देखा और फिर ड्यूरियन पेस्ट्री पर नजर डाली। अंत में उसने होंठ भींचे और जांच की, तो क्या हम एक एक लेंगे? नव्या ने निश्चितता के साथ सिर हिलाया। एक एक। करण के अहंकारी चेहरे पर अंततः एक बचकानी मुस्कान दिखाई दी। उसने जल्दी से ड्यूरियन पेस्ट्री को अपनी प्लेट पर रखने के लिए हाथ बढ़ाया और फिर मुड़कर भाग गया। नव्या ने लड़के की पीठ को देखा और मुस्कुराई जब उसने अपना सिर हिलाया। तुम इतनी सुबह ड्यूरियन क्यों खा रहे हो? ईशा जियान याइग ने देखा कि उसके भाई ने एक ड्यूरियन पेस्ट्री ली है और तिरस्कार के साथ माथे पर बल डाला। करण ने उसे नाखुशी से घूरा और कहा, यह एक ड्यूरियन पेस्ट्री है। ये ताज़ा ड्यूरियन का मांस नहीं है। ये भी बदबू करता है। ईशा ने अपनी नाक पिचकाई और अपनी नाखुशी को अतिरंजित किया। यह अजीब था। उसके भाई और पिता को ड्यूरियन खाना पसंद था, लेकिन वह इसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकती थी। उसे ड्यूरियन की गंध से भी मतली महसूस होती थी। कितनी कमजोर हो, करण ने होंठ सिकोड़े। हालांकि उसने ऐसा कहा था, वह जानता था कि उसकी बहन ड्यूरियन की गंध को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने तुरंत ड्यूरियन पेस्ट्री उठाई और उसे अपने मुंह में भर लिया, उसे जल्दी से खा लिया। क्या ये चलेगा? करण ने कहा। जब तक वह इसे खोलता नहीं, तब तक गंध बाहर नहीं निकलती।
ईशा संतुष्टि में मुस्कुराए और करण पर हंस पड़ी। कितने आज्ञाकारी हो। करण ने एक घूंट दूध लिया और कहा, पिताजी और माँ अभी तक नीचे क्यों नहीं आए? ईशा फल खा रही थी। उसने उदासीनता से कंधा उचकाया। उन्हें अनदेखा करो, चलो खाते हैं। रेस्तरां चारों ओर से जमीन से छत तक की कांच की खिड़कियों से घिरा हुआ था। चूंकि यह होटल की सबसे ऊपरी मंजिल पर स्थित था, इसलिए गोवा का सुंदर शहर का दृश्य देखा जा सकता था। पेट भरकर खाने और पीने के बाद नव्या ने अंगड़ाई ली। सुबह की धूप नीचे चमकी और लोगों को गर्म महसूस हुआ। गोवा के दृश्यों को देखते हुए नव्या बोले बिना नहीं रह सकी, ये बहुत अच्छा है। गौरव ने टिश्यू से अपने मुंह के कोनों को शालीनता से पोंछा और नव्या की ओर देखा। आज तुम खेलने कहाँ जाना चाहती हो? नव्या मुड़ी और आर्यन को देखा, जो अभी भी खा रहा था। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, आर्यन, क्या हम समुद्र तट पर चलें? भोजन से अपना मुंह भरकर आर्यन ने चमकीली आंखों से सिर हिलाया और अपनी नाक से जवाब दिया। हाँ, हाँ। अपने भौगोलिक स्थान के कारण गोवा ने 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान बनाए रखा। देवपुरी में मई में बस गर्मी शुरू हुई थी, लेकिन गोवा में पहले से ही 30 डिग्री सेल्सियस था। प्रसिद्ध गोवा तट होटल से ज्यादा दूर नहीं था और वे 10 मिनट से भी कम समय तक चलने के बाद वहां पहुंच सकते थे। उन्होंने गर्मियों की चप्पलों में बदल दिया और गोवा तट समुद्र तट की ओर चले गए। सड़क के दोनों ओर उष्णकटिबंधीय नारियल के पेड़ उग रहे थे। उनमें से कुछ सड़क पर चले और समुद्र की हवा का आनंद लिया। ये बहुत संतोषजनक था। चूंकि यह पहली बार था जब आर्यन ने समुद्र देखा था, वह बेहद उत्साहित था। सुबह उसकी उदास मुद्रा भी चली गई थी। उसने अपनी गर्दन झुकाई और चारों ओर देखा। नव्या अपने पिछले जीवन में सिंगापुर कुछ बार गई थी, लेकिन ये पहली बार था जब वह गोवा आई थी। हालांकि गोवा आने का उसका मुख्य लक्ष्य सोने के लिए मछली पकड़ना था, फिर भी यह एक छुट्टी थी। एक छुट्टी छुट्टी की तरह होनी चाहिए। इसके अलावा उसके साथ आर्यन था। स्वाभाविक रूप से उसे अपने व्यस्त कार्यक्रम का फायदा उठाना होगा और गोवा में मजे करना होगा। उनके जाने से पहले वह ठीक से खरीदारी करेगी ताकि यह यात्रा व्यर्थ न जाए। जैसे ही वे चल रहे थे, गौरव अचानक नव्या की ओर झुक गया। उसने आगे देखा और कहा, संप्रदाय प्रमुख, चूंकि आप गोवा आना चाहती थी, तो ये कसीनो की वजह से नहीं है ना? नव्या ने गौरव की ओर देखा और मुस्कुराए। अन्यथा, क्या आपको लगता है कि मैं समुद्र देखने आई हूँ? गौरव थोड़ा निराश हुआ। जैसा कि अपेक्षित था, संप्रदाय प्रमुख स्पष्ट अंतरात्मा के साथ अपना पैसा खर्च नहीं कर सकते थे। मैं तुम्हारी वफादारी जानता हूँ। नव्या ने अचानक अपना मुंह खोला और धीरे से कहा, मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, लेकिन मैं अभी भी खुद पर निर्भर रहना चाहती हूँ। जैसे ही उसने बात की, नव्या गौरव पर मुस्कुराए। गौरव, तुम पहले ही मेरा बहुत बड़ा एहसान कर चुके हो। अगर तुम नहीं होते, तो मुझे अपनी खुद की कंपनी होने से पहले लंबे समय तक इंतजार करना पड़ सकता था। तुमने जो किया है वह काफी है। ये सुनकर गौरव डर के मारे अपना सिर नीचे कर लिया। संप्रदाय प्रमुख, ऐसा मत कहो। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ, यहाँ तक कि अपना जीवन भी छोड़ने को तैयार हूँ। ये पहली बार नहीं था जब गौरव ने ऐसा कहा था, और यह हमेशा बहुत ईमानदार होता था। नव्या प्रभावित हुई। उसने कभी भी गौरव की वफादारी पर संदेह नहीं किया, लेकिन वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। तुम्हारा जीवन तुम्हारा है। चाहे कुछ भी हो, तुम इसे मेरे लिए बलिदान नहीं कर सकते। इतना कहकर नव्या ने अपनी अभिव्यक्ति बनाए रखी और गंभीर अभिव्यक्ति के साथ गौरव की ओर देखा। शायद तुम्हारे दिल में तुम और मैं मालिक और सेवक हैं। इस तरह का रिश्ता शायद तुम में गहराई से निहित है और मैं इसे थोड़ी देर के लिए बदल नहीं सकती। लेकिन मेरे दिल में तुम एक दोस्त, एक साथी और यहाँ तक कि मेरे लिए एक परिवार के सदस्य हो। नव्या की आंखों में दृढ़ संकल्प को देखकर गौरव का दिल एक झटका लगने जैसा लगा। उसकी आंखें थोड़ी खट्टी हो गईं और आंसू लगभग गिर पड़े। संप्रदाय प्रमुख, नव्या ने होंठ भींचे और मुस्कुराए। उसने धीरे से गौरव का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, तो चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें किसी के लिए भी अपना जीवन छोड़ने नहीं दूंगी, भले ही वह व्यक्ति मैं ही क्यों न हूं। गौरव का सुंदर चेहरा कृतज्ञता से भरा हुआ था और उसका दिल एक ऐसी आंधी जैसा था जो उसके घुटनों के पास से गुजर गई। संप्रदाय प्रमुख के शब्द अभी उसके लिए किस तरह का सम्मान थे। उसे इसे रिकॉर्ड न करने का पछतावा हुआ ताकि वह इसे बाकी सभी के लिए कॉपी कर सके। मैं उन्हें दिखाऊंगा कि हालांकि मेरे पास, गौरव के पास, पैसे के अलावा कुछ नहीं है। संप्रदाय प्रमुख ने ये शब्द मुझे ईमानदारी से कहे। वह मुझे एक दोस्त, एक साथी और यहाँ तक कि एक परिवार के सदस्य के रूप में मानती है। वह मेरी जान लेने को बर्दाश्त नहीं कर सकती। जहां तक तुम्हारी बात है, हाँ, ईर्ष्या करो, नश्वर। उसे भविष्य में हर समय अपने साथ एक रिकॉर्डिंग पेन तैयार रखना होगा। संप्रदाय प्रमुख, क्या आप अपनी मानसिक खेती तकनीकों का उपयोग करने की योजना बना रही हैं? गौरव वापस होश में आया और विषय को वापस ले आया। धोखा देने के लिए धिक्कार है। नव्या ने गौरव को अस्वीकृति से देखा। इसे धोखा कैसे माना जा सकता है?
यह इसलिए था क्योंकि उसकी नज़र दूसरों की तुलना में बेहतर थी, इसलिए वह देख सकती थी जो दूसरे नहीं देख सकते थे। क्या ऐसा नहीं है? गौरव अभी भी ऐसा ही सोचता था। नव्या ने निश्चितता के साथ कहा, बिल्कुल नहीं। ठीक है। गौरव ने बहस नहीं की और फिर से पूछा, इस बार संप्रदाय प्रमुख कितना जीतना चाहती हैं? नव्या रुक गई। उसने एक विशिष्ट राशि के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन वह एक बार में कुछ अरब रुपये नहीं जीत सकती थी। ये बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित करेगा। गोवा छोड़ने से पहले ही उसकी हत्या हो सकती थी। हालांकि करोड़ों रुपए बहुत कम लग रहे थे। गोवा के कसीनो में एक दिन में करोड़ों रुपए जीतना या हारना आम बात थी। भले ही वे 1 अरब रुपये जीत लें, वे भारत लौटने और कंपनी के संचालन में निवेश करने के बाद लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। यह मेरे मूड पर निर्भर करता है। नव्या ने थोड़ी देर बाद अपनी भौहें उठाईं। वैसे भी कुछ दिन थे। वह मूर्ख नहीं थी। वह एक दिन में कुछ अरब रुपये नहीं जीतेगी। वह बस राशि को विभाजित कर सकती थी। इस बीच देवपुरी के घंटाघर क्षेत्र में विजय के घर पर उसके लिए चीजें अंततः बेहतर दिख रही थीं। उसने न केवल एक पत्नी से शादी की, बल्कि उसने एक नया घर और एक नई कार भी खरीदी। विजय को लगा जैसे वह एक सपने में है। जब वह छोटा था, वह परिवार में सबसे बेकार था। इतने सालों तक समाज में भटकने के बाद उसने खाने, पीने और जुआ खेलने के अलावा कुछ और नहीं सीखा था। सौभाग्य से वांग परिवार के 2 बुजुर्गों ने लड़कियों की तुलना में लड़कों को ज्यादा पसंद किया। सौभाग्य से वह एक बेटा था। हालांकि वांग परिवार के 2 बुजुर्ग विजय को उतना प्यार नहीं करते थे जितना वे अपने सबसे बड़े बेटे को करते थे, फिर भी उनके साथ उनकी 2 बेटियों की तुलना में बहुत बेहतर व्यवहार किया जाता था। विजय के बेकार चरित्र का बूढ़े जोड़े के उसमें शामिल होने से कुछ लेना देना था। इन वर्षों में दोनों बुजुर्गों ने विजय की शादी के लिए बहुत प्रयास किया था। अब उन्होंने अंततः उसे बसने में मदद की थी। महिला का नाम शालिनी ग्लीशियर था। वह देवपुरी के दक्षिण बस्ती से थी और संस्कारी नहीं थी। उसकी उपस्थिति भी औसत थी, लेकिन वह विजय से मेल खाने के लिए काफी थी। हालांकि वह थोड़ी सांवली थी। शालिनी का परिवार भी चिंतित था। आखिरकार इस युग में 30 साल की उम्र में लड़कियों को युवा नहीं माना जाता था। अगर उसने शादी नहीं की होती, तो वे विजय को पसंद नहीं करते। विजय यह अच्छी तरह से जानता था। वह जानता था कि वह किस तरह का व्यक्ति है, इसलिए उसने इस शादी को बहुत महत्व दिया। उसने महिला के अनुरोध से भी सहमति व्यक्त की। उन दोनों को अपना विवाह प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही उसे पूरी तरह से राहत महसूस हुई। पुरानी श्रीमती वांग ने भी उसे निर्देश दिया कि चूंकि उसकी शादी हो गई है, उसे एक अच्छा जीवन जीना चाहिए और अब जुआ खेलने बाहर नहीं जाना चाहिए। विजय ने भी गंभीरता से सिर हिलाया। इस क्षण शालिनी बैठक कक्ष में सोफे पर बैठी कल की शादी से पैसे गिन रही थी। हाथों का एक जोड़ा पैसे गिन रहा था। हर बार जब वह 5 बिल गिनता था, तो वह अपनी उंगलियों पर थूकता था। विजय मुस्कुराया और आगे झुक गया। पत्नी, तुमने पहले ही 2 बार गिन लिया है। ये कितना है? शालिनी पैर मोड़कर बैठी थी। उसके थोड़े पीले बाल आकस्मिक रूप से उसके सिर पर मुड़े हुए थे। उसकी सांवली त्वचा टोन के साथ वह थोड़ी गंदी लग रही थी। ये सुनकर शालिनी ने अपने होंठ घुमाए और कहा, 14,000 रुपये। इसे रखो, विजय ने कहा। मैं बाद में तुम्हें 2 नए कपड़े खरीदने के लिए तुम्हारे साथ चलूंगा। वे नवविवाहित थे, इसलिए विजय शालिनी को एक खजाने के रूप में मानते थे। इसके अलावा वह इतने सालों से समाज में था, इसलिए वह अच्छी बातें कहने का आदी था। हालांकि शालिनी एक चतुर व्यक्ति थी। जब उसने विजय के शब्द सुने, तो उसने प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बजाय उसने अपना मुंह खोला और कहा, तुम्हारी बहन ने केवल 300 रुपये दिए। यह इतना कम क्यों है? तुम्हारे भाई ने तुम्हें 1,000 रुपये दिए। ये सुनकर विजय उदासीनता से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। 300 रुपये काफी हैं। उस सूची को देखो, कितने लोगों ने 300 रुपये दिए। इसके अलावा मेरी बहन मेरे भाई से कैसे तुलना कर सकती है? साथ ही मेरी बहन के साथ मेरा रिश्ता बस औसत है। शालिनी को वांग परिवार की स्थिति की एक मोटा मोटी समझ थी। सबसे बड़ा भाई विजय परिवार में सबसे अमीर था। उसने एक आंतरिक डिजाइन कंपनी खोली और उसके पास कम से कम लाखों रुपए की संपत्ति थी। विजय की दोनों बहनें दक्षिण बस्ती में रहती थीं, इसलिए उनकी वित्तीय स्थिति की कल्पना की जा सकती है। हालांकि यह विजय की बहन के कारण था कि वे एक घर खरीदने में सक्षम थे, वह जिसने उसे दक्षिण बस्ती में अपने 2 घटिया आंगनों के बदले में 2 लाख रुपए दिए थे। इसलिए शालिनी को विश्वास नहीं था कि मीरा के पास पैसे नहीं थे। जब तुम्हारे पास करने के लिए कुछ ना हो तो अपनी बहन के साथ ज्यादा घूमो। आखिरकार तुम भाई बहन हो, है ना? शालिनी ने अपने दिल में गणना की और निर्देश दिया। घूमने के लिए क्या है? विजय के चेहरे पर तिरस्कार का भाव था। उसने अपने होंठ घुमाए और कहा, अगर तुम्हें घूमना है, तो तुम्हें भाई के साथ घूमना चाहिए। ये सुनकर शालिनी ने माथे पर बल डाला। बेशक हमें भाई की जगह पर ज्यादा घूमना होगा, लेकिन ये हमें तुम्हारी बहन के साथ घूमने से नहीं रोकता। डर था कि विजय नहीं समझेगा। शालिनी ने कहा, मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हारी बहन उससे ज्यादा अमीर है जितना तुम सोचते हो।
धिक्कार है। विजय उदासीनता से जोर से हंसा। उसने शालिनी को देखा और कहा, पत्नी, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। हालांकि मेरी बहन कई सालों से एक नाइट क्लब में काम कर रही है और उसके पास नाश्ते का स्टॉल है, यह मत भूलो कि उसे 2 बच्चों को पालना है। अगर वह अमीर होती, तो क्या मेरे भतीजे ने स्कूल छोड़ दिया होता? विजय ने सांस छोड़ी और गंभीरता से कहा, इसके अलावा तुम मेरी बड़ी बहन को नहीं जानती। वह एक नाइट क्लब में एस्कॉर्ट हो सकती है, लेकिन उसके व्यक्तित्व के साथ एस्कॉर्ट होना शायद उसकी सीमा है। तुमने कल भी मेरी बहन को देखा था। वह सुंदर है ना? 30 और 40 की उम्र के किसी व्यक्ति के विपरीत। जिस जगह पर वह काम करती है, वह देवपुरी के शीर्ष क्लबों में से एक है। अगर वह कुछ पैसे धोखा देना चाहती, तो ये बहुत आसान होगा। हालांकि, वह निश्चित रूप से वे चीजें नहीं कर सकती। विजय बहुत आश्वस्त लग रहा था। आखिरकार, वह उसकी सगी बहन थी। भले ही उनका गहरा रिश्ता नहीं था, वे एक साथ बड़े हुए थे और एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। हालांकि, शालिनी को अभी भी उस पर विश्वास नहीं था। उसने विजय को देखा और कहा, तुमने कहा कि तुम्हारी बहन के पास पैसे नहीं हैं। अगर उसके पास पैसे नहीं हैं, तो वह दक्षिण बस्ती में तुम्हारे 2 घटिया घर खरीदने के लिए 2 लाख रुपए कैसे जुटा सकती थी? वे 2 अलग अलग चीजें हैं। विजय ने सीधे कहा, मेरी माँ ने मेरी बहन को मजबूर किया, इसलिए उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसे डर था कि अगर उसने मुझे पैसे उधार दिए, तो मैं बाद में उन्हें वापस नहीं करूंगा। इसलिए, उसने कहा कि वह उससे आंगन खरीद ले। उन 2 आंगन की कीमत ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए है। उसे तुम्हें 2 लाख रुपए क्यों देने चाहिए? शालिनी ने फिर से पूछा। हे, विजय मूर्खता से हंसा और कहा, मैंने भी इसका पता नहीं लगाया है। उसका आंगन छोटा था, लेकिन उसके भाई का आंगन बड़ा था। जैसा कि शालिनी ने कहा था, उन 2 आंगन की कीमत ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए थी। इसलिए, जब मीरा ने कहा कि वह उसे 2 लाख रुपए देगी, तो वह सहमत होने के लिए इंतजार नहीं कर सका। उसने कारण सोचने की कोशिश की थी, लेकिन पता नहीं लगा सका। उसने खुद से सोचा कि चूंकि वह फायदा उठा रहा था, उसने इसके बारे में और नहीं सोचा। हालांकि, उस क्षण, शालिनी विजय से ज्यादा सोच रही थी। विजय के शब्दों को सुनकर, शालिनी अपने हाथ से उसके सिर को मारे बिना नहीं रह सकी। इसलिए मैंने कहा कि तुम्हारी बहन उससे ज्यादा अमीर होनी चाहिए जितना तुम सोचते हो। अन्यथा, वह तुम्हें दोगुनी राशि क्यों देगी जब ये केवल 1 लाख रुपए की है? क्या बिना पैसे वाला व्यक्ति ऐसा करेगा? जब विजय ने ये सुना, तो उसकी पत्नी समझदार लग रही थी। इसके अलावा, ये सिर्फ इतना ही नहीं था। इन वर्षों में, उस पर बहुत ज्यादा जुआ ऋण था। उसकी बहन ने उसकी काफी मदद की थी। हालांकि उसने ध्यान से गणना नहीं की, कुल मिलाकर, ये कम से कम 30 से 40 हजार रुपये था। विजय की अभिव्यक्ति को देखते हुए, शालिनी जानती थी कि उसने उसे अपने शब्दों से प्रबुद्ध किया था। उसने तुरंत कहा, हमारी शादी से पहले, जब हमारे दोनों परिवार मिले, तो केवल तुम्हारा भाई मौजूद था। मैंने तुम्हारी दोनों बहनों को नहीं देखा। कल हमारी पहली मुलाकात थी। मुझे लगता है कि तुम्हारी बड़ी बहन के साथ घुलना मिलना काफी आसान है। मेरी बात सुनो, भविष्य में उसके परिवार के साथ ज्यादा बातचीत करो। वह तुम्हें तुम्हारी शादी के लिए इतना पैसा दे सकती थी, इसलिए ऐसा लगता है कि उसके दिल में अभी भी तुम एक भाई के रूप में हो। फिर, उसने कहा, जहां तक तुम्हारी दूसरी बहन की बात है, वह वैसी ही है जैसा तुमने कहा। वह एक अमीर व्यक्ति की तरह नहीं दिखती। अगर तुम उसके साथ बातचीत करने के लिए बहुत आलसी हो, तो परेशान मत हो। अब से, तुम्हें बस अपने बड़े भाई और बड़ी बहन के साथ ज्यादा बातचीत करनी होगी। जब विजय ने यह सुना, तो उसने धीरे से सिर हिलाया। उनकी अभी अभी शादी हुई थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से शालिनी की बात सुनता था। उसने तुरंत मुस्कुराया और कहा, समझ गया, पत्नी। भविष्य में, हम वैसे ही करेंगे जैसा तुम कहती हो। मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। ये सुनकर शालिनी संतुष्टि में मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। यह अच्छा है कि तुम जानते हो। जल्दी से सामान पैक करो। हम दोपहर को तुम्हारी माँ के घर जाएंगे। गोवा तट गोवा का सबसे प्रसिद्ध और सुंदर समुद्र तट था। यह 1 मई, एक छुट्टी थी। मुख्य भूमि भारत से कई पर्यटक गोवा आए थे। समुद्र तट लोगों से भरा हुआ था और हंसी सुनी जा सकती थी। समुद्र की हवा उसके चेहरे पर एक गीली मछली जैसी गंध के साथ बहती थी। ये समुद्र की अनूठी गंध थी। दूरी में, समुद्री पक्षियों के झुंड आकाश में ऊंचे उड़ रहे थे, जबकि सूरज ऊपर था और जल रहा था। नव्या ने अपने शरीर पर कुछ सनस्क्रीन पोंछा और धूप सेंकने के लिए समुद्र तट पर लेट गई। फोन बजा। नव्या ने इसे उठाया और कॉलर आईडी देखी, अभिनव भाई। अभिनव भाई, नव्या ने जवाब बटन दबाने के बाद कहा। फोन के दूसरी ओर से अभिनव की धीमी हंसी आई। बच्ची, तुम्हारी 1 मई की छुट्टी कैसी है? क्या तुम 2 दिनों के लिए यहाँ आकर खेलना चाहती हो? अभिनव का लहजा हल्का और कोमल था। शुरुआत से ही, उसने हमेशा नव्या को बच्ची कहकर संबोधित किया था। और तब तक, नव्या इसकी आदी हो चुकी थी। ये सुनकर, वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी और पूछा, क्यों? क्या अभिनव भाई की भी 1 मई की छुट्टी है?
जब वह पहले अभिनव के अलविदा गई थी तो नव्या को उस बड़े भाई की रहस्यमय पहचान के बारे में कुछ अनुमान थे जो अचानक उसकी दुनिया में घुस गए थे। हालांकि कोई भी चीजों को देखते समय केवल सतह को नहीं देख सकता था, इसलिए नव्या ने निष्कर्ष नहीं निकाला था। अभिनव ने नव्या के लहजे में छेड़छाड़ सुनी और तुरंत हंसे। बेशक, जब तक मैं आराम करना चाहता हूं, मैं किसी भी समय ऐसा कर सकता हूं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अभिनव ने नव्या के पक्ष में हलचल सुनी। वह पूछे बिना नहीं रह सका, क्यों? क्या तुम बाहर हो? हाँ, नव्या ने माफी मांगी। मैं छुट्टियों के दौरान खेलने बाहर गई थी। मैं देवपुरी में नहीं हूँ। ठीक है। अभिनव एक पल के लिए रुक गया और फिर जारी रखा, अगर तुम जल्दी वापस आती हो तो मुझे फोन करना। भाई तुम्हें खाना खिलाएंगे। ठीक है। नव्या सहमत हुई। फोन रखने के बाद नव्या राहत की सांस लिए बिना नहीं रह सकी। वह अभिनव भाई को केवल आधे महीने से जानती थी, लेकिन वह महसूस कर सकती थी कि वह उसके लिए कितना अच्छा था। ये दोस्तों या प्रेमियों के बीच का नहीं था, बल्कि भाई बहनों के बीच का था। नव्या को इतना यकीन था कि अभिनव उसके लिए अच्छा था, क्योंकि वह उसके साथ एक बहन जैसा व्यवहार करता था। यह एक ऐसी भावना थी जिससे वह बहुत परिचित थी, क्योंकि उसका एक सगा भाई था जो उसे अपने जीवन जितना प्यार करता था। इसलिए नव्या ने कोई प्रतिरोध या असुविधा नहीं दिखाई। दूसरी ओर अभिनव ने फोन रखने के बाद उसने धीरे से सांस छोड़ी और एक प्यार भरी अभिव्यक्ति के साथ अपना सिर हिलाते हुए मुस्कुराया। जब से वे पहली बार मिले थे और लड़की ने उसके घायल शरीर की देखभाल की थी, अभिनव ने उसके साथ अपनी दिवंगत बहन अभिलाषा वुशवैंग जैसा व्यवहार किया था। जैसा कि नव्या ने सोचा था, अभिनव वास्तव में अब उसके साथ अपनी बहन जैसा व्यवहार कर रहा था। अभिनव के लिए, हालांकि नव्या अभिलाषा का प्रतिस्थापन नहीं थी, इसने उस स्थिति की भरपाई की जो वह इतने सालों से अपने दिल में याद कर रहा था। ये भी इस वजह से था कि अभिनव ने खुद का एक हिस्सा बाहर निकाला था जो अतीत के कीचड़ में फंसा हुआ था। हालांकि किसी को नहीं पता था कि भाई बहन का रिश्ता जो उन दोनों ने अब अपने दिल में समझा था, वह एक दिन बदल जाएगा या नहीं। गौरव आर्यन को एक स्पीडबोट की सवारी, एक सैम्पन की सवारी और पैराग्लाइडिंग की कोशिश करने के लिए ले गया। आर्यन खेलने से पसीने में भीग गया था। थके हुए वे दोपहर के भोजन के लिए गोवा तट के एक उच्च श्रेणी के समुद्री रेस्तरां में गए। क्या मजा आया? नव्या ने आर्यन को देखा, जिसका चेहरा धूप से लाल था, और पूछा। आर्यन अभी भी उत्साहित था। ये सुनकर वह चमकीली आंखों से सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। यह मजेदार है दीदी। तुम्हें अभी खेलने जाना चाहिए था। अगर तुम भविष्य में फिर से आना चाहते हो तो मैं तुम्हें यहाँ ले आऊंगी, नव्या ने मुस्कान के साथ कहा। ये सुनकर आर्यन प्रसन्न हुआ। उसने उत्तेजित होकर पूछा, गौरव भाई के साथ मिलकर? अप्रत्याशित रूप से, सिर्फ एक दिन में, आर्यन ने गौरव के लिए भावनाएं विकसित कर ली थीं। गौरव ने गर्व से नव्या पर अपनी भौहें उठाईं। नव्या मुस्कुराए और आर्यन की ओर देखा। अगर तुम चाहते हो कि वह साथ आए, तो उससे खुद पूछो। आर्यन ने गौरव को देखने के लिए अपना सिर उठाया और प्रत्याशा के साथ पूछा, गौरव भाई, क्या हम अगली बार फिर से खेलने बाहर जाएंगे? ठीक है। इसके साथ उसने गौरव को बिना पलक झपकाए देखा, जैसे कोई बच्चा इनाम का इंतजार कर रहा हो। जब गौरव ने ये सुना तो उसने अपने चांदी सफेद फ्रिंज के नीचे अपनी भौहें थोड़ी उठाईं। उसने नव्या पर नजर डाली और फिर आर्यन पर। क्या मैं आ सकता हूं या नहीं, ये तुम्हारी बहन पर निर्भर करता है। वह सही था। संप्रदाय प्रमुख के रूप में अगर नव्या उसे उसका पीछा करने नहीं देती तो वह स्वाभाविक रूप से नहीं कर सकता था। हालांकि आर्यन के कानों में उसके दिमाग में कुछ चमक गया। उसने तुरंत गौरव को देखा और चुपचाप अपनी नजर नव्या की ओर मोड़ दी। उसकी आंखों में एक अलग अर्थ था। नव्या, गौरव और अंकित ने अपने गिलास उठाए और शैंपेन का एक घूंट लिया। अप्रत्याशित रूप से और एक साथ आर्यन ने अचानक कहा, दीदी, क्या गौरव भाई तुम्हारे प्रेमी हैं? फूंक फूंक फूंक। ये सुनकर तीनों चौंक गए। उन्होंने जल्दी से और समान रूप से अपने सिर को किनारे कर दिया और अपने मुंह में शराब थूक दी। खांसी खांसी। नव्या चौंक गई और खांसे बिना नहीं रह सकी। गौरव का सुंदर चेहरा भी इसे पकड़ने से लाल हो गया था। उसने तुरंत एक नैपकिन उठाया और अपना मुंह पोंछा, इससे पहले कि वह स्तब्ध आर्यन से कहता, आर्यन, बकवास मत करो। दूसरी ओर अंकित शराब थूकने के बाद हंसे बिना नहीं रह सका। मास्टर और संप्रदाय प्रमुख, ये बहुत जादुई था। ये सोचना कि आर्यन ऐसा सोच सकता है। आर्यन के चेहरे पर एक मासूमियत भरा भाव था। उसने पलक झपकाए और कमजोर ढंग से जवाब दिया, ओह। नव्या को ठीक होने में थोड़ा समय लगा। उसने तुरंत गुस्सा होने का नाटक किया और आर्यन को घूरा। आर्यन अपने गले को सिकोड़ने और होंठ सिकोड़ने के लिए मजबूर हो गया। मुझे माफ करना। ये सच था। उसकी बहन केवल 14 साल की थी। गौरव भाई 20 साल के थे। वह उसका प्रेमी कैसे हो सकता था? उसने खुद को मूर्ख होने के लिए कोसा। सौभाग्य से व्यंजन उसी क्षण परोसे गए। चूंकि वे समुद्र के किनारे थे, उन्हें स्वाभाविक रूप से समुद्री भोजन का भोजन करना पड़ा।
लहसुन के साथ बोस्टन लॉबस्टर, किंग क्रैब, स्पेनिश समुद्री भोजन, रिसोटो, मसालेदार स्क्वीड और सभी प्रकार की साशिमी थी। जल्द ही मेज भर गई। नव्या को समुद्री भोजन खाना सबसे ज्यादा पसंद था। हालांकि उसने नाश्ते के लिए बहुत कुछ खाया था, लेकिन जब उसने अपने सामने समुद्री भोजन देखा तो वह अपने स्वाद की कलियों को खोलने के लिए मजबूर हो गई। उसने सभी को खाने के लिए प्रेरित किया। आसपास कई कसीनो हैं, क्या हम दोपहर में जाकर एक नजर डालेंगे? गौरव ने केकड़े के खोल को छीलते हुए नव्या से पूछा। उसने सभी केकड़े का मांस जो उसने छीला था आर्यन को दे दिया। धन्यवाद गौरव भाई। आर्यन ने आज्ञाकारी रूप से खाया और मुस्कुराया। नव्या ने सिर हिलाया। ठीक है, ये पहली बार है जब मैं गोवा में हूँ। तुम इसे व्यवस्थित कर सकते हो। गौरव मुस्कुराया और कहा, चलो पहले शाही कसीनो चलते हैं। ये गोवा के आर्यावर्त समूह के तहत एक व्यवसाय है और गोवा में बहुत प्रसिद्ध है। मैं वहां कुछ बार गया हूँ। तभी आर्यन ने प्रतिक्रिया दी। वह नव्या को देखे बिना नहीं रह सका और पलक झपकाए। उसने चिंतित होकर कहा, दीदी, क्या तुम जुआ खेलने जा रही हो? आर्यन की आंखों को देखते हुए नव्या जानती थी कि वह क्या सोच रहा था। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी और समझाया, गोवा एशिया के जुआ उद्योग में सबसे विकसित शहर है। कसीनो भी गोवा की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हैं। यहाँ जुआ खेलना कानूनी है, इसलिए चिंता मत करो। जब अंकित ने सुना कि वे कसीनो जा रहे हैं, तो उसके हाथ थोड़े खुजलीदार महसूस हुए। ये स्पष्ट था कि वह कसीनो में एक अनुभवी था। उसने तुरंत आर्यन से कहा, अगर तुम गोवा में हो लेकिन कसीनो नहीं गए, तो ये गोवा में न होने के बराबर है। जब आर्यन ने ये सुना, तो उसने हैरान होकर सिर हिलाया। किसी को नहीं पता था कि वह समझा था या नहीं। धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और नई कहानियों के लिए VS नॉवल वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।